हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम फिर से मिल रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए, विच इज बेसिकली सीरीज कंटेनिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। हमें यहाँ पे सम करने के लिए बहुत बार यहाँ पर दे दिया जाता है ना। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आप लोगों को पता ही है। एनसीआर जो आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन होता है उसको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कहते हैं। अब उनसे बनने वाली कोई सीरीज है जिसका आपको यहाँ पे सम निकाल कर बताना है। इस तरह के सवाल आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको यहाँ पर ऐसा सिलेबस में पढ़ने के लिए मिल सकता है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है फॉर जेई मेन, लेकिन अगर आप यहाँ पे अपने पीवाईक्यूज को जाकर देखोगे तो रेगुलरली एंड फ्रीक्वेंटली इनके ऊपर सवाल अभी भी पूछे जा रहे हैं। जब सिलेबस में मेंशन था तो और भी ज्यादा क्वांटिटी में देखने के लिए मिलते थे, लेकिन अभी भी यहाँ पर इनकी क्वांटिटी डिसेंट इनफ है। आपको मतलब अपने शिफ्ट के अंदर इसके ऊपर सवाल डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे इस टॉपिक को छोड़े ना। एंड ये जो आपका बेसिकली सेक्शन है बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर का, ये एक्चुअली काफी अच्छा सेक्शन है। इसको यहाँ पर पढ़ते हैं तो मजा आता है। सो लेट अस सी कि व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। हम इसको मान सकते हैं एक तरीके से वन शॉट वीडियो फॉर ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस टॉपिक विच इज सम ऑफ सीरीज कंटेनिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। मतलब ये वीडियो थोड़ा सा आपका बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यहाँ पे कहीं पर भी कोई गैप नहीं रहेगा। इसके बाद में जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, यू विल बी एबल टू रिलेट कि हाँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है उस टाइप का है, ये क्वेश्चन इस टाइप का है। एंड दैट इज व्हाट वी वांट व्हेनेवर वी आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, कि हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यार हाँ किस तरह से बेसिकली हमें इसका स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए टू सॉल्व टिल द एंड। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पर कन्वीनियंस मिल जाए इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट डाउन भी करके दे दिया है कि ये जो आपका टॉपिक है ये कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का है ना यहाँ पे कलेक्शन है, ऐसा कहना चाहिए। तो आपके यहाँ पर पहले तो कुछ स्टैंडर्ड सीरीज आते हैं, है ना। स्टैंडर्ड सीरीज जैसे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 ऐसे करते करते अगर मैं NCN तक जाता हूं, इतने सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का अगर मैं सम करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। ऐसे कुछ कुछ स्टैंडर्ड सीरीज है। टोटल मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में 7 स्टैंडर्ड सीरीज बताने वाला हूं, ठीक है ना। 7 स्टैंडर्ड सीरीज में आपको जो दूंगा उनको तो आपको याद ही करना है, उनको ऐसे फॉर्मूला याद करना है। हम भले ही आज उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे से आपको उतना डिटेल करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए इफ यू सी दैट इन योर क्वेश्चन। ऑलराइट, आपको डायरेक्टली फॉर्मूले तरह उसको यहाँ पर इस्तेमाल करते आना चाहिए। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ सीरीज, जहां पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को और अच्छी तरीके से सीखते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दिस, जहां पर हमें दिखाई देता है कि कोएफिशिएंट्स अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आते हैं तो उनको कैसे हम यहां पे डील करते हैं। देन वी हैव वेरिएबल अपर इंडेक्स। देन वी हैव आपके यहां पे ऐसे सीरीज जिसके अंदर प्रोडक्ट है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का। एंड देन देयर आर सम मिसलेनियस क्वेश्चंस। आप यहां पे कभी भी अगर अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आप रिकॉल करने की ट्राई कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन इन 6 कैटेगरीज में से कहां लाए करने वाला सवाल है, ठीक है ना। सो धीरे धीरे हम यहां पर अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं। एंड लेट अस स्टार्ट विद दिस आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड सीरीज। तो आपकी जो स्टैंडर्ड सीरीज है ना, वो कुछ ऐसे नजर आती है। C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू CN, ये आपका 2n के बराबर है ना। C0 प्लस C2 प्लस C4, मतलब एक एक करके अगर आप स्किप कर रहे हो तो ये आपका 2n-1 के बराबर है। और अगर आप यहां पे फिर से स्किप कर रहे हो लेकिन ऑड लोअर इंडाइसेस का इस्तेमाल करते हो तो ये भी 2n-1 के ही बराबर है। इस चीज को हम पहले यहां पे समझने की कोशिश करते हैं एंड आगे से आपको इनको ऐसे फॉर्मूला यूज करते आना चाहिए, ठीक है ना। सो एकदम बेसिक से हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम सब्स्टिट्यूशन को जो है अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है ना। फिर क्वेश्चंस में भी आपको अप्लाई होते हुए नजर आएगा। ऑलराइट, सो द आइडिया इज कि हमारे पास में जो x प्लस वाई की पावर n का एक जनरल बाइनोमियल एक्सपांशन होता है, उसके प्लेस में हम यहां पे प्रीफर करते हैं 1 प्लस x की पावर n का एक्सपांशन, ठीक है ना। क्या प्रीफर करते हैं? 1 प्लस x की पावर n। क्योंकि हम वैसे भी आगे चल के केवल बाइनोमियल जो आपके कोएफिशिएंट्स हैं उनके ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। तो यहां पर x की भी हम वैल्यू कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे यहां पर सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। तो आपको यहां पे जो भी सब्स्टिट्यूट करना है वो एक ही जगह अगर दिखाई देगा वेरिएबल तो ठीक है ना। तो यहां पर अदर देन टेकिंग x एंड y बोथ, हम 1 प्लस x की पावर n से अपना काम चलाते हैं, ठीक है ना। सो 1 प्लस x की पावर n का सीरीज एक्सपांशन पहली बात तो आप सबको यहां पे कॉन्फिडेंटली लिखते आना चाहिए। ये हो जाएगा आपका NC0, उसके बाद में आएगा NC1 x की पावर में 1, फिर आएगा NC2 x की पावर में 2, फिर आएगा NC3 x की पावर में 3, और ऐसा करते करते आपको जाना है NCN x की पावर में n तक, ठीक है। तो जैसे आप ये सीरीज एक्सपांशन लिखते हो, क्योंकि क्या होगा, आपका जो 1 है उसको सबसे पहले हाईएस्ट पावर मिलेगी, तो हाईएस्ट पावर जो मिल रही है वो तो दिख ही नहीं रहा है। x के पास में यहाँ पे इनिशियली कोई पावर नहीं है, फिर एक एक करके आपकी ट्रांसफर होती जाएगी पावर 1 से किसकी तरफ, x की तरफ। तो x की पावर धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती जाएगी और लास्ट में आते थे x की पावर हाईएस्ट बन चुकी होगी। ऑलराइट, सो ये जो आपका बाइनोमियल एक्सपांशन है 1 प्लस x की पावर n का, इसी के अंदर अगर आप ये नोटिस करते हो कि इफ आई जस्ट replace x with some good quantity, let's say x equal to 1.
सो अगर मैं x इक्वल टू 1 से यहां पे रिप्लेसमेंट करता हूं तो मुझे 2n मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आपको मिलता है यहां पे nc0, nc1, nc2, nc3, ऐसा करते करते कहां तक का सम मिल जाएगा आपको, ncn तक का सम मिल जाएगा। राइट, सो ये जो आपकी सीरीज है यही तो एक्चुअली आपकी c0 प्लस c1 प्लस c2 अप टू cn सीरीज है। तो आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n को लिखा है और उसके अंदर x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी है। राइट, और आप यहाँ पे नोटिस करो कि हमने यहाँ पे जिस तरह से इस चीज को लिखा है ना, ये स्टैंडर्ड तरीका है ना, जहां पे हम अपर इंडेक्स को बार बार लिखने में है ना अगर परेशानी महसूस करते हैं तो उसको हम स्किप कर देते हैं। राइट, बट आइडियली अगर देखा जाए तो दिखता ऐसा ही है, nc0, nc1, nc2, nc3 ऐसे करते करते ncn तक, और इसका सम कितना आता है 2n के बराबर आता है। मतलब अगर आपके यहाँ पे लेट से सीरीज आता है 10c0, 10c1, 10c2 अप टू 10c10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, इजंट इट। तो आपको n की वैल्यू अपर इंडेक्स से मिल जाती है, और वो जो अपर इंडेक्स आप इस्तेमाल करते हो अगर वो 0 से लेके 10 तक लोअर इंडाइसेस के लिए यहां पर जो है पूरा का पूरा यहां पे सीरीज क्रिएट कर रहा है, तो 2n आपका यहां पे आंसर बन जाता है। एंड इसी वजह से है ना इसको हम एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना चाहते हैं। ऑलराइट, नीचे वाले दोनों अगर आप यहां पर देखते हो तो यहां पर ऑल्टरनेट टर्म्स क्योंकि आपके इसमें आ रहे हैं, तो इसका तरीका भी आप यहां पर देखो कि हमारा जो अप्रोच होता है ऑल्टरनेट टर्म्स क्रिएट करने का वो क्या है। राइट, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड सीरीज है, लेकिन इसी तरह का अप्रोच आप यूज कर सकते हो आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में। ऑलराइट, सो इसलिए हमें यहां पर अप्रोच भी डेफिनेटली अच्छे से पता होना चाहिए। सो द आइडिया इज टू टेक -1 एज इनपुट। नाउ अगर मैं इसी सीक्वेंस इसी सीरीज के अंदर है ना क्या करता हूं -1 इनपुट लेता हूं x का दोनों साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 बन जाएगा। राइट हैंड साइड में अगर आप नोटिस करोगे तो nc0 के बाद में यहां पे क्योंकि x ऑड पावर के साथ में है तो यहां पे माइनस साइन आएगा, x इवन पावर के साथ में है तो यहां पर -1 का स्क्वायर करके प्लस साइन आएगा, वापस आपके इसमें nc2 के बाद में nc3 माइनस साइन के साथ में आएगा, एंड ऐसा यहां पर आगे चलते रहेगा। एंड अब यहां पे लास्ट टर्म में डिपेंड करेगा कि n का वैल्यू आपका कैसा है। n का वैल्यू अगर आपका इवन है तो प्लस साइन कर देना, n का वैल्यू अगर ऑड है तो माइनस साइन कर देना। ठीक है, सो अब आपका यहां पर काम यह है कि आप या तो दोनों सीरीज को ऐड करना चाहोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे। समझो इस बात को, अगर आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उससे क्या होगा, उससे आपके ऑल्टरनेट टर्म्स ही बस बचने वाले हैं। ठीक है ना, सो एक बार हम ऐड भी करके देख लेते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट भी करके देख लेंगे। अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करके आपको 2n मिलेगा। राइट हैंड साइड में अगर आप ऐड करते हो तो 2 टाइम्स ऑफ nc0 मिलेगा, फिर ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ nc2 मिलेगा। सो हमने 2 क्या किया है, कॉमन निकाल लिया है। राइट, 2 हमने कॉमन निकाल लिया और इस तरह से आपकी सीरीज जो है आगे तक बढ़ रही है। आई एम डेलिबरेटली नॉट राइटिंग द लास्ट टर्म क्योंकि मुझे पता नहीं कि लास्ट टर्म हमारी जो है बचने वाली है या कैंसिल होने वाली, वो तो इवन पे डिपेंड करेगा कि बचेगी, अगर ऑड है तो नहीं बचेगी। राइट, सो इसलिए हम लास्ट तक नहीं जाते हैं, हम यहाँ पर इसको स्टार्टिंग में ही यहाँ पर जो है थोड़ा सा पैटर्न बनाने के हिसाब से 3 एक टर्म बता देते हैं। एंड इसका यहाँ पे आपका आंसर देखो कैसे आ जाएगा, 2 से डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। सो इफ यू मेक अ कैंसिलेशन ओवर हियर, या ऐसे करते हैं कि 2 को इस तरफ भेजते हैं, सो आपका यहाँ पर 2n-1 जो रिजल्ट आया किसके लिए आ गया है, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4। इस सीक्वेंस का आंसर आपका 2n-1 आ गया, आपका एक 2 क्योंकि दोनों साइड से कैंसिल हो गया है। ठीक है ना, ये जो आपने एडिशन किया है उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते थे, इस केस में सब्ट्रैक्शन भी करवा सकते थे। जल्दी सोचो, ऐड कराने की प्लेस में हम सब्ट्रैक्शन भी तो करवा सकते थे। तो अगर मैं यहां पे सब्ट्रैक्शन करवाता तो क्या होता, अगर मैं सब्ट्रैक्शन कराऊंगा तो आप नोटिस करोगे कि बस आपके पास में देखो सब कुछ तो सेम ही होने वाला है। सब्ट्रैक्शन कराते समय आपके इसमें लेफ्ट हैंड साइड का जो यहां पे क्वांटिटी है वो 2n बनेगा। राइट हैंड साइड में आपके इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 0 कैंसिल होगा, 2 वाला कैंसिल होगा, 4 वाला कैंसिल होगा, इवन वाले आपके यहाँ पे डबल आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो रादर देन हैविंग ऑड वाले आपके डबल आना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस वजह से यहाँ पर जो अंदर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, nc1, nc3, nc5 इस तरह के आपके टर्म्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अगेन 2 से डिवीजन के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको 2n-1 ही मिलने वाला है। ठीक है ना, सो nc1, nc3, nc5 इन सब का सम भी आपका कितना आता है, 2n-1 के बराबर ही निकल कर आता है। ठीक है ना, सो दीज आर अवर 3 स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपांशंस, या कहना चाहिए 3 स्टैंडर्ड सीरीज जिनका सम हम याद रखना चाहते हैं। ठीक है, टोटल मैंने आपको बोला था कि मैं 7 स्टैंडर्ड सीरीज आपको बताने वाला हूं, तो अभी यहां पर थोड़ा और आगे बढ़ के है ना उनका नंबर आएगा अभी के लिए, लेकिन ये 3 आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये तो मतलब एज ए फॉर्मूला आपको एकदम से लिखते आ जाना चाहिए। राइट, एंड मेक इट अ पॉइंट कि आप यहां पे समझे इस चीज को कि आपका जो अपर इंडेक्स है ना उससे ही यहां पर गवर्न हो रहा है कि 2n क्रिएट होगा। राइट, सो अपर इंडेक्स नोटिस करना जरूरी है, और अपर इंडेक्स के साथ साथ लोअर इंडेक्स आपका 0 से लेके अपर इंडेक्स तक जा रहा है कि नहीं जा रहा वो नोटिस करना जरूरी है। अगर कुछ टर्म्स कम ज्यादा है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। ऑलराइट,
ठीक है, तो हमें यहां पर जो बेस आइडिया है आई गेस इस पॉइंट तक आते थे क्लियर हो चुका है कि यार इस तरह से कोई एक सीरीज मान के हम उसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशन करा के अपने जो सीरीज के है ना यहाँ पे समेशन से उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, सो दैट इज द इनिशियल थॉट एंड नाउ इफ आई बेसिकली पुट यू इन दिस सिचुएशन कि भाई आप सॉल्व करके बताओ, तो कैसा लग रहा है आपको? आपको ऐसा लग रहा है कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है टू सॉल्व सच क्वेश्चंस? देखो एक बार ध्यान से, है ना, डबल सिग्मा देख के वैसे बच्चे परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं, बट डरने की जरूरत नहीं है। बेसिक आइडिया ये है कि यार देखो सिग्मा जो आपके यहाँ पे एक नोटेशन है या जो ऑपरेटर है वो किसी न किसी वेरिएबल पे काम करता है। तो अगर आपको वेरिएबल नजर आ रहा है तो फिर तो वो उस सिग्मा का पार्ट होना चाहिए, लेकिन वो वेरिएबल अगर नजर नहीं आ रहा है तो फिर वो सिग्मा के बाहर जा सकता है, क्योंकि वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा सिग्मा उसको, राइट। सो सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस करना चाहिए कि आपका जो अंदर वाला सिग्मा है वो इसके ऊपर कोई यहां पर जो है काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये के के साथ में वेरिएशन शो करेगा, जबकि ये आर वेरिएबल के ऊपर काम करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये बाहर बेसिकली भेजा जा सकता है, समझे इस चीज को, राइट। ये आगे चल के जो सिग्मा है वो इसके ऊपर जो है अपनी जोर जबरदस्ती कर सकता है कि यार नहीं, मैं बोल रहा हूं कि ए की वैल्यू 1 है तो तुमको चेंज होना पड़ेगा उसके हिसाब से, के की वैल्यू 2 है तो उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। ये अगर आर की वैल्यू चेंज कर भी रहा है तो इसको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहां पे आर है ही नहीं, ठीक है ना। सो सबसे पहला काम आपको यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को देखकर ये करना होता है कि जितना आप यहां पे इसको सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आपने करना चाहिए। सो आई विल फर्स्ट टेक 3k आउटसाइड, है ना, यहां पर बाहर वाला बड़ा सिग्मा तो हमारे पास में है ही है, अंदर वाला जो सिग्मा है इसके साथ में, है ना, ये सब साथ में है अंदर सिग्मा के, ठीक है ना। अंदर वाला जो सिग्मा है आपका जो सिंप्लीफाई होके आने वाला है वो r इक्वल टू 0 से लेके k तक आपको के सी आर को ले जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। सो नाउ कैन यू सी दिस कि इसका जो आंसर है ये 2k आएगा। कैन यू सी दिस कि इसका आंसर 2k आएगा। तो हम यहां पे दो काम कर सकते हैं, या तो हम इसको ओपन करके देख सकते हैं, है ना। अगर आप इसको ओपन करते हो तो क्या बनेगा, ठीक है ना। इसको अगर आप ओपन करके देखते हो, लेट मी शो इट ओवर हियर, इसको अगर आप ओपन करते हो तो आपको मिलेगा KC0, है ना, फिर प्लस साइन आएगा क्योंकि सिग्मा कर रहे हैं, फिर KC1, फिर KC2, और ऐसा करते करते हम कहां तक जा रहे हैं, ऐसा करते करते हम KCK तक जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो कंप्लीट सिग्मा है ये तो अभी जो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड सीरीज देखी है उसी का तो है यहाँ पर वैल्यू, ठीक है ना। ये वाला जो सीरीज था हमारा, बस यहाँ पे n की जगह k हो गया है, KC0, KC1, KC2 अप टू KCK। तो आंसर क्या आना चाहिए, 2k। यहां पर आपका आंसर निकलकर आना चाहिए किस चीज का, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का, ठीक है ना। 2k इसका आंसर होना चाहिए। या तो हम हर बार इस तरह से ओपन करके देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस सीक्वेंस को ही यहां पे कंप्रेस्ड फॉर्मेट में याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको अगली बार से जो है हमेशा चीजें डायरेक्टली दिख जाएंगी। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि हमारा जो सिग्मा है उसके अंदर कभी भी अगर मुझे NCR नजर आता है एंड जहां पे R की वैल्यू 0 से लेके n तक जा रही हो, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली 2n बताऊंगा। आगे से मैं इसको बिल्कुल भी ओपन करके नहीं देखूंगा, क्योंकि मैंने यही एक्सप्रेशन और नोटेशन पहले ही पता करके रख लिया है, ठीक है ना। सो ये पूरी सीरीज जो है इसको कंप्रेस करके अगर लिखना है तो इसका जनरल टर्म तो NCR ही है, R की वैल्यू 0 से लेके n तक आपकी जानी चाहिए, ठीक है ना। इफ यू आर गेटिंग ऑल द टर्म्स तो आपके इसमें 2n आंसर बनता है, राइट। सो ओनली डिफरेंस इज कि हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसके अंदर यहाँ पे n की जगह k लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमने n की जगह k कर दिया है, ऑलराइट। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे समय बचना स्टार्ट हो चुका है इस क्वेश्चन में, है ना, आपको एक्सपांशन करने की अगर जरूरत नहीं है, राइट, तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि आपका अगला स्टेप एकदम डायरेक्टली ही आ जा रहा है। आप बोलेंगे कि देखो ये जो बड़ा वाला सिग्मा है जिसके अंदर k की वैल्यू वैरी होने वाली है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, आपने ऑलरेडी इसके अंदर क्या है 1/3k लिख के रखा है, एंड नाउ ये जो सिग्मा का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है आप इसको 2k कह रहे हो, राइट। 2k आ गया, तो यहां पर ये क्या हो गया, 2/3 की पावर k हो गया, एंड 2/3 की पावर k के साथ में जब आप यहां पे इस चीज को देखते हो तो ये क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट जीपी हो जाएगा, ठीक है ना। सो इनफाइनाइट जीपी तो हमें सॉल्व करते आता ही है। आप यहां पे फर्स्ट टर्म 2/3 बना रहे हो, सेकंड टर्म 2/3 का स्क्वायर बना रहे हो, फिर 2/3 का क्यूब आएगा, इस तरह से आपका इसमें इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हम यहां पे जीपी का सम लगा के क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो, ये हो जाएगा आपका कितना 2/3 अपॉन 1/3, 1/3 कैंसिल करके 2 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, मतलब डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होना चाहिए, राइट। सो अब प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, राइट, लेकिन अगर आप उस अरेंजमेंट को देखकर अगर परेशान हो रहे हैं तो इसके साथ में कंफर्ट तो आपको देखो डेवलप करना ही पड़ेगा। समझे इस बात को कि सिग्मा से हमें नहीं डरना है। सिग्मा क्या ही है, सिग्मा अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमेशा ही उसको ओपन करके लिख सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपको सिग्मा ही दिखने लग जाए तो वो बेस्ट है, राइट। अगर आपको सिग्मा ही दिखने लग जाए कि हाँ यार ये तो मुझे पता ही है ना, KCR का जो सिग्मा है 0 से लेके k तक ये 2k ही होता है, तो वो बेस्ट सिचुएशन है। अगर उसके इंटरमीडिएट सिचुएशन भी आपको लिखनी पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे एटलीस्ट क्वेश्चन से डरना है ना पहले तो यहाँ पर बंद करें, ठीक है ना। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं सारे यहाँ पर काफी ईजी होंगे अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो, ऑलराइट, ठीक है।
सो हम यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करना चाहेंगे, यस, क्योंकि हम यहाँ पे सिग्मा की बात कर ही रहे हैं, तो आपने ये नोटिस करना चाहिए कि हमारे पास में जो एक्चुअल बाइनोमियल एक्सपांशन है, ठीक है ना, वो भी सिग्मा के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है कुछ इस तरीके से, x प्लस वाई की पावर n को अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या है, बेसिकली जनरल टर्म का ही तो एडिशन है। जनरल टर्म अगर आपने यहाँ पे लिख दिया है NCR एंड x की पावर में n माइनस आर, y की पावर r, तो यहाँ पे r की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे तो आपको एक एक टर्म मिलते जाएगी, आपको अलग अलग टर्म्स मिलेंगी, T1 T2 T3, उनका एडिशन करोगे तभी तो आपको यहाँ पर ये पूरा एक्सपांशन क्रिएट होगा। सो x प्लस वाई की पावर n का एक्सपांशन क्योंकि ऐसा दिखता है, तो आपको अब याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि कभी भी अगर ऐसा आपके क्वेश्चन में दिखाई दे तो बिना डरे आपको इस चीज को रिप्लेस कर देना है x प्लस वाई की पावर n से। और क्वेश्चन में यूजुअली जो आपको देखने के लिए मिलता है वो इनका सिंप्लीफाइड वर्जन देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। ये ओवरऑल वर्जन तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इनका सिंप्लीफाइड वर्जन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो हमने क्या किया है, x की जगह तो 1 डाल दिया, y की जगह x डाल दिया है ना, ऐसा आप यहां पे समझ सकते हैं। तो x की जगह 1 डाल दिया तो ये टर्म तो आपका हट गया, एंड y की जगह हमने x डाल दिया तो यहां पे x की पावर r आपको दिखना स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। सो जब भी आपके इसमें इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आएगा कि आपका जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उसके साथ में कोई एक क्वांटिटी है जिसकी पावर चेंज हो रही है, जैसे 2^1, 2^2, 2^3, इस तरह से आपके यहां पर वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सिग्मा जो क्रिएट करके देगा, ये 1 प्लस एक्स की पावर n वैल्यू क्रिएट करके देगा। ये पता होना चाहिए क्यों है ऐसा, क्योंकि इसको आप एक्सपांड करोगे तो ऐसे तो लिखोगे। अभी हमने यहां पे 1 प्लस एक्स की पावर n इनफैक्ट लिखा भी हुआ है, 1 प्लस एक्स की पावर n जो आपके सामने यहां पर एक्सप्रेशन पूरा लिखा हुआ है ग्रीन कलर से। अगर आप इसको सिग्मा के फॉर्मेट में लिखना चाहोगे तो क्या बोलोगे कि देखो NCR तो मुझे दिख रहा है, NCR में R आपका वैल्यू हो रहा है, और R का जो वैल्यू है x की पावर में भी एग्जैक्टली उतना ही है, R का जो वैल्यू है x की पावर में भी एग्जैक्टली उतना ही है, ठीक है ना। तो जनरल टर्म क्या हो गया, NCR x की पावर R, और यहां पे R की वैल्यू आप 0 से लेके n तक लेके जाने वाले हो, राइट। सो ये नोटेशन आपका बेसिकली इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, जो 1 प्लस एक्स की पावर n का सीरीज एक्सपांशन है इन द सेंस, ठीक है ना। और वैसे ही अगर आपका बीच में माइनस साइन आ रहा है, देन यू विल सी दिस -1 की पावर r आल्सो प्लेइंग सम रोल, ठीक है ना, कि अगर ये इवन r की बात चल रही होगी तो प्लस साइन क्रिएट कर देगा, अगर ऑड साइन की ऑड r की बात चल रही होगी तो ये माइनस साइन क्रिएट कर देगा। सो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आपको दिखाई देंगे जो 1 माइनस एक्स की पावर n की सीरीज में एक्चुअली नजर आते हैं, ठीक है ना। इनको देख के रखना जरूरी है, क्योंकि आपका जो सवाल आएगा ना वो ऐसा आ सकता है। ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन अगर आपको सिग्मा नोटेशन के साथ में कंफर्ट नहीं है, मैं बार बार ये क्यों दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना, बिकॉज आई हैव नोटिस विद एक्सपीरियंस कि भाई बच्चों को सिंपल क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगते हैं बाइनोमियल के इस तरह के टॉपिक में, क्योंकि वो नहीं बेसिकली जो है इनको अच्छे तरीके से कभी देखे होते हैं, ठीक है ना। देख लो यार एक बार अच्छे से, 1 प्लस एक्स की पावर n को ही तो ऐसे लिखा जाता है ऐसा लिखा जाता है। तो सिग्मा के अंदर आपको अगर कोई दे रहा है ना, सिग्मा के अंदर आपको कुछ एक्सप्रेशन मिल रहा है, सिग्मा के अंदर कुछ एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो हम उसको थोड़ा इजीली सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है ना। आप यहां पे बिना किसी एफर्ट के मुझे बताओ, बिना किसी एफर्ट के बताओ कि AK का सिंप्लीफिकेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको सिग्मा दिख रहा है जहां पे J की वैल्यू 0 से लेके K तक जा रही है, मतलब लोअर इंडेक्स आपका 0 से लेके अपर इंडेक्स तक जा रहा है, लोअर इंडेक्स आपका 0 से लेके अपर इंडेक्स तक जा रहा है, मतलब यहां पे सारे के सारे आपके NCR वाले टर्म्स आने वाले हैं, और एक वैल्यू है कुछ तो जिसका पावर एग्जैक्टली वही है जो लोअर इंडेक्स है। कोई तो एक वैल्यू है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती थी यहां पर, कोई तो लेकिन एक वैल्यू है जो कांस्टेंट है, लेकिन उसके पावर में आप यहां पर देखते हो तो उसकी पावर उतनी ही बन रही है जितना यहां पर आपका लोअर इंडेक्स का वैल्यू है, ठीक है ना। तो मतलब x की जगह -4/5 इस्तेमाल किया इन्होंने बस x की जगह -4/5 इस्तेमाल अगर किया हुआ है, तो हम भी यहां पे इसका जो सिंप्लीफिकेशन है सिग्मा का, वो यहां पे -4/5 डाल के ही तो क्रिएट करेंगे। तो आपका जो यहां पर वैल्यू क्रिएट होगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 -4/5, 1 -4/5 की पावर में कितना आ जाएगा। अच्छा, यहां पे अपर इंडेक्स कितना है, अपर इंडेक्स k है, सो 1 -4/5 की पावर k आ जाएगा, मतलब ये आपका 1/5 की पावर k बन रहा है, समझे। ये क्या है आपका, ये AK का वैल्यू आपने सीधे सीधे निकाल लिया है, राइट। इज दैट क्लियर। सो दैट्स हाउ इजी इट बिकम्स, अगर आप यहां पे क्वेश्चन के अंदर है ना नोटेशंस को पढ़ना सीख जाते हैं तो। अच्छा, आपका अगर AK आ चुका है यहां पे 1/5 की पावर k, तो AI कितना आ जाएगा, है ना, बस कुछ नहीं 5 की पावर i कर देना, क्या दिक्कत है, राइट। सो नाउ अगेन विदाउट मच ऑफ एन एफर्ट आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या बनेगा, BK का आंसर क्या बनेगा। लेट अस डू दैट। BK में यहां पर हमारे पास जो सिग्मा क्रिएट हो रहा है उसके अंदर बेसिकली i की वैल्यू 0 से लेके k तक जा रही है, अपर इंडेक्स k है एंड नीचे आपका लोअर इंडेक्स i है, एंड AI जो है वो क्या देखो AK अगर ये है तो AI क्या बनेगा, 1/5 की पावर i बनेगा, ठीक है ना। इसको लिखते समय हम क्या बोल सकते हैं, 1/5 एंड होल पावर i, ऐसा बोल सकते हैं, राइट।
सो अगेन यू सी कि यार हमारे पास में क्या हो रहा है, हमारा यहां पर जो भी अपर इंडेक्स है, ठीक है ना, वो यहां पे फिक्स्ड है k के बराबर। जो लोअर इंडेक्स है वो आपको वेरी करेगा कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके अपर इंडेक्स तक। मतलब सारे के सारे टर्म्स यहां पे एनसीआर के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, राइट। एंड आपका कोई एक कांस्टेंट टर्म है जिसके पावर में वही है जो लोअर इंडेक्स है, मतलब ये x का रिप्लेसमेंट होने वाला है। किस सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में x का रिप्लेसमेंट बेसिकली होने वाला है ये, राइट। सो अगर ये x का रिप्लेसमेंट होगा तो आपका यहां पर जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 + 1/5 की पावर में अपर इंडेक्स, वो कितना है, k के बराबर है। मतलब ये हो जाएगा आपका 6/5 की पावर में k। कुछ यहां पे मेजर बड़ा कोई स्टेप यहां पर हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, सारे सिंपल सिंपल स्टेप्स ही हैं। अब आगे चल के इसने बोला है कि अब यहां पे cn आप कैलकुलेट करोगे जहां पर आप 1/bk का इस्तेमाल कर रहे हो। तो b के हमने जो कैलकुलेट किया हुआ है दैट ऑलरेडी इज अ वेरी सिंपल सा कांस्टेंट क्वांटिटी 6/5 की पावर k। इसको उल्टा करके हम यूज कर लेंगे तो आपका ये 5/6 की पावर k हो जाएगा, ठीक है ना। अगेन नॉट टू वरी, जो हमारे पास एक्सप्रेशन यहां पे अभी क्रिएटेड है, ठीक है ना, उसको अगर हम यहां पे प्लग इन कर देते हैं तो cn का वैल्यू भी हम काफी इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। cn का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा के अंदर k का वैल्यू आपका जाएगा 0 से लेके n तक, nck लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा अब इस बार देखो -1 की पावर k जैसे भी कोई एक क्वांटिटी आ रहा है, और रेसिप्रोकल करके अगर मैं लिखूंगा तो यहां पे 5/6 की पावर k में इसको लिख सकता हूं, ठीक है ना। सो अगेन नोटिस दिस कि आपके इसमें यहां पे एनसीआर वाला क्वांटिटी है जहां पे लोअर इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेके अपर इंडेक्स तक जा रही है। -1 की पावर एक्जैक्टली वही है जो लोअर इंडेक्स है, एंड ये जो कांस्टेंट है इसकी पावर भी वही है जो आपका लोअर इंडेक्स है। तो या तो आप ये काम कर सकते हो जैसे इन्होंने पहले किया था, आप ये माइनस साइन जो है मर्ज कर सकते हो 5/6 के साथ में, -5/6 इसको बना सकते हो, और आप यहां पे फिर से पहला वाला एक्सपांशन का ही यूज कर सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो कि अच्छा मैं नीचे वाले का यूज कर लेता हूं, क्या दिक्कत है, -1 की पावर k आपको अलग से दिख रहा है, एनसी के अलग से दिख रहा है, और यहां पर आपको कोई कांस्टेंट है 5/6 उसकी पावर में k आपको अलग से दिख रहा है, ठीक है ना। सो ये पूरा का पूरा जो आपका कंप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, ये 1 - 5/6 की पावर 1 - 5/6 की पावर n अल्टीमेटली बनेगा, ठीक है ना। कितना बनेगा, 1 - 5/6 की पावर में n यहां पर बनने वाला है, ठीक है ना। मतलब कितना हो जाएगा ये आपका वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 1/6 की पावर n। और अगर आपका यहां पे जो cn वैल्यू है वो 1/6 की पावर n अगर निकला है तो 6 की पावर n क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 6 की पावर n इंटू cn, यही आपका सवाल है। 6 की पावर n इंटू cn कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इजी इट इज, ठीक है ना आपको। लेकिन अगर ये दिख रहा है तभी आप इसको इजी बोलोगे, राइट। क्या दिखना चाहिए कि आपके पास में जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशंस प्रोवाइडेड हैं वो स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपांशंस के ही सिग्मा नोटेशंस हैं, राइट। आप इसको ओपन करके अगर देखो तो आपको एक सीरीज दिखाई देगी जिसके अंदर आपके पास में यहां पे जो टॉपिक आएगा वो यही आएगा जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सीरीज, सम ऑफ सीरीज कंटेनिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, इट इज एक्जैक्टली दैट, ठीक है ना। लेकिन ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट काम नहीं था करना, राइट। नोटिस करो, चीजें याद रखो, ठीक है ना, आपको यहां पे फायदा डेफिनेटली मिलेगा, ऑलराइट, ठीक है। अब हम यहां पर आते हैं एंड थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड को और बेहतर तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखेंगे। एंड हाफ सीरीज वाले क्वेश्चंस यहां पर वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है जहां पर हम इस चीज को सीख सकते हैं, ठीक है ना। हाफ सीरीज का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास में यहां पर लेट से इस तरह का कोई सवाल है, ठीक है ना, तो आप यहां पर नोटिस करो कि आपका जो अपर इंडेक्स है ना, यहां पर आपको 21C1 दिख रहा है, यहां पर 21C2 दिख रहा है, यहां पर 21C3 दिख रहा है, एंड लास्ट जो आपका ब्रैकेट है उसके अंदर 21C10 तक ही जा रहा है। तो ये फुल सीरीज तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या ये हाफ सीरीज है, हाँ एकदम 21 का आधा करेंगे तो 10 के आसपास ही आके हम रुक रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हाफ सीरीज के फंडे पे बेस्ड आपका सवाल है, ठीक है ना। तो पूरी सीरीज का सम मुझे नहीं निकालना है, मुझे उस सीरीज का आधे सीरीज का सम निकालना है। और यहां पे हम किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर यही हमारा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है कि एनसीआर इज इक्वल टू NC(n-r), ठीक है ना। सिंपल सा थॉट है, एनसीआर इज इक्वल टू NC(n-r) होता है। सो आपने अगर बात की अगर वहां पे वैल्यूज को नहीं भी काउंट करना है तो आप बोल सकते हैं कि वो वाले वैल्यूज एक्चुअली इनिशियल वाले वैल्यूज के ही बराबर है, तो हम यहां पर उनको रीयूज कर लेते हैं, ठीक है ना। दैट इज द मेन आइडिया टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी एंड क्रिएट द हाफ सीरीज जो हमारी रिक्वायरमेंट है, राइट। सो पहले तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आता हूं तो इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि यार हर एक ब्रैकेट के अंदर समथिंग माइनस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग लिखा हुआ है। इस तरीके से तो हम एडिशन बिल्कुल भी करना नहीं जानते हैं। हमें किस तरीके से एडिशन करते आता है कि n की वैल्यू फिक्स्ड है, राइट। सो n की वैल्यू या तो मैं एक बार 21 फिक्स कर सकता हूं और सारे टर्म्स जो 21 वाले हैं उनको अलग कर लूं, 21C1, 21C2, 21C3, है ना। ऐसा करते करते 21C10 तक मैं जा सकता हूं। एंड देन अलग से मैं क्या करता हूं, यहां पे माइनस साइन कॉमन निकाल के 10C1 इसको अलग से कर लूंगा, 10C2, 10C3, और ये आपका कहां तक जा रहा है, ये आपका 10C10 तक जा रहा है। सो दिस लुक्स लाइक अ कंप्लीट सीरीज,
है ना, एटलीस्ट जो n इक्वल टू 10 वाली सीरीज यहां पर आपको सेकंड ब्रैकेट में नजर आ रही है, दिस लुक्स लाइक ए कंप्लीट सीरीज। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर भी अभी एक टर्म मिसिंग है। कौन सा टर्म मिसिंग है? ऑब्वियसली इसके अंदर जो 10c0 वाला टर्म है यहां पर वो मिसिंग है। तो इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 10c0 ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और 10c0 की वैल्यू है कितनी? 10c0 की वैल्यू आपकी 1 के ही बराबर होती है, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं। आप 10c0 ऐड कर लो, 10c0 सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है ना। ऑलराइट, सो इससे क्या होगा? ये 10c0 तो आपका 1 बन के यहां पे बच जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल आपका यहां पर जो सीरीज है वो कंप्लीट हो रहा है 10c0 से लेके 10c10 तक, मतलब इन सब का एडिशन आपका कितना हो जाएगा? 2^10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। सो जैसे आप ये काम करते हैं तो इस सेकंड वाला ब्रैकेट जो है ये तो आपको कितना मिल जाएगा? सेकंड वाला ब्रैकेट आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट यहां पे थोड़ा सा और सिस्टमैटिक कर लेते हैं चीजों को। लेट अस कॉल दिस एज S1 एंड S2, और S1 S2 हम अलग अलग फिर सब्ट्रैक्ट बाद में करवा लेंगे, ठीक है ना। सो ऐसा करते हैं कि इसको नाम दे देते हैं S1, इसको नाम दे देते हैं S2, sum1 एंड sum2, और sum2 का कैलकुलेशन अभी हम यहां पे अलग से करके दिखा देते हैं, ठीक है। फिर हम यहां पे बात करेंगे S1 की, राइट। सो S2 की जो बात है उसके अंदर हमने यहां पे क्या नोटिस किया कि वी विल हैव टू बेसिकली ऐड सब्ट्रैक्ट फ्यू वैल्यूज, 10c1 10c2 ऐसा करते करते 10c10 तक जा रहा है। तो हमने यहां पर सोचा है कि हम इसके अंदर ऐड करवा लेते हैं 10c0 एंड देन सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं 10c0। ऑलराइट, सो आपका यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा इस केस में 2^10 एंड -1, राइट। सो इसको तो हम यहां पे संभाल के अभी रख लेते हैं। S2 की वैल्यू हमारे पास में काफी इजीली आ गई है। S1 जो हमारे यहां पे हाफ सीरीज है वही हम एक्चुअली समझना चाहते हैं। सो ऑब्वियसली मेरे पास में क्योंकि अपर इंडेक्स यहां पे 21 के बराबर है, सो आई विल हैव टू थिंक ऑफ ए सीरीज जिसके अंदर अपर इंडेक्स 21 बनता है। एंड वो सीरीज कौन सी होगी? वो सीरीज आपकी 1 + x⁻21 में ही क्रिएट होगी, राइट। सो अपर इंडेक्स देखते से ही आप यहां पे एटलीस्ट अपना ये फिक्स कर सकते हैं कि कौन से एक्सपांशन में मुझे अब ये सारे टर्म्स दिखने वाले हैं। ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मुझे किस में दिखेंगे? जब मैं 1 + x⁻21 को ओपन करके देखूंगा तब दिखेंगे। क्या क्या दिखेगा आपको? यहां पर दिखेगा 21c0, 21c1 के साथ में x, 21c2 के साथ में x², 21c3 x³, और ऐसा करते करते हमारे पास में एंड में 21c21 आएगा जिसमें x की पावर में 21 आएगा, राइट। सो इसे एक बड़ी सी सीक्वेंस है हमारे पास में, है ना, जो हम यहां पे देख पा रहे हैं। अब एक बार x की वैल्यू 1 डालना तो इसके अंदर बनता है, क्योंकि हमें x में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ये सुनो। सो इस स्टेप पे अगर मैं x की वैल्यू 1 इनपुट में डालता हूं, ठीक है ना, x की वैल्यू अगर मैं 1 इनपुट में डालता हूं तो आपको यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना मिल जाएगा? 2^21 मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में अगर आप लिखना स्टार्ट करते हो तो थोड़ा हम यहां पे सिस्टमैटिकली टर्म्स को लिखना प्रीफर करेंगे। एंड ये चीज आपको सीखना है ना, कि हम सिस्टमैटिकली का मतलब क्या समझते हैं कि यार देखो मुझे जो जो चाहिए, है ना, वो सारी चीजें मैं कहीं ना कहीं देखना चाहूंगा कि कहां के खत्म हो रही है। तो मुझे जो चाहिए वो बेसिकली 21c1 से लेकर 21c10 पे जाके खत्म हो रहा है। सो आई वुड वांट टू शोकेस दैट वैल्यू एज वेल, 21c9 एंड देन 21c10। यहां तक तो देखो हमें अपना सम चाहिए, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया इसके अंदर वो बात अलग है, लेकिन ये मेजर क्वांटिटी आपको यहां ना आंसर यहां पर करनी है। सो अगर आप नेक्स्ट क्वांटिटी लिखना चाहते हो तो वो क्या आएगा? 21c11 के बराबर आएगा। नाउ इंटरेस्टिंगली 21c11, है ना, एंड 21c10 वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बराबर हैं। इस चीज को एक बार नोटिस करो। हम क्या कर सकते हैं? हम यहां पे रिवर्स डायरेक्शन में अपने जो है टर्म्स लिखना स्टार्ट कर सकते हैं हम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, है ना। अगर आपको बिना ऐसे लिखे भी कंपेयर करते आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन इस तरह से लिखते हैं तो कंपेयर करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है कि हम यहां से लेके वहां तक गए हैं, आधे में जाके रुक गए हैं, एंड देन हमने वापस अपनी गाड़ी पीछे पलट के, है ना, लास्ट हम यहां पे लिख ली है, ठीक है ना। सो क्योंकि आपका अपर इंडेक्स यहां पे ऑड है कितना है? 21 के बराबर है, तो आपके 22 टर्म्स होंगे। क्योंकि आपके 22 टर्म्स है इसलिए 11 टर्म्स हमने ऊपर वाले रो में लिखे हुए हैं, 11 टर्म्स हमने नीचे वाले रो में लिखे हुए हैं। मतलब ये डेफिनेटली हाफ सीरीज का यहां पर अरेंजमेंट क्रिएटेड है, राइट। हाफ सीरीज का अरेंजमेंट यहां पर है, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। सो हम यहां पर और क्या कर सकते हैं? हम यहां पे बोल सकते हैं कि यार देखो NCR = NCn-R होने की वजह से ये दोनों आपस में बराबर हैं, राइट। ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ऐसे ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। इस तरह से हम यहां पे नोटिस कर रहे हैं, राइट। सो हम क्या बोलते हैं कि यार लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका 2^21 आ रहा है वो एक्चुअली ना 2 टाइम्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन है, 21c0, 21c1, 21c2 ऐसा करते करते 21c10 तक, है ना। ये बेसिकली हम यहां पे कंक्लूड करना चाहते हैं, राइट। एंड यहां से लेके यहां तक अगर आप देखोगे तो यही आपका जो है नोटेशन S1 हमने इसको नाम दिया है, यही तो S1 है। तो S1 हम अब निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, और ये क्वांटिटी क्योंकि आपकी 1 के बराबर है तो 1 को भी हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में पुश कर देंगे।
राइट। सो आपके पास में कितना आ जाएगा, डिवाइड करके 2⁻20 -1। तो आपका इसका मतलब S1 का वैल्यू फाइनली हम यहाँ पे अब जो है कंफर्म कर पा रहे हैं। S1 का वैल्यू कितना आ गया है, S1 का वैल्यू आ गया है 2⁻20 एंड देन -1। तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, आपने यहाँ पे S2 निकाल कर रखा है 2⁻10 -1, ये आ गया है 2⁻20 -1। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 2⁻20 - 2⁻10। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट बनना चाहिए, ठीक है ना। आराम से यहां पर जो है हमने सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करना है ना। पहली बार अगर आप यहां पे चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, सो देयर इज नो हरी। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको यहां पर चीजें क्योंकि दिखने लग जाएंगी तो ऑब्वियसली आप जल्दी आंसर इनका निकाल के बता सकते हो। ऑलराइट, ऑब्जर्व ये करना है कि हमारे पास में यहाँ पे कंप्लीट सीरीज नहीं है, एक्जैक्टली हाफ पे आके हम रुक गए हैं। तो ये हाफ सीरीज का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे तो फुल सीरीज का मॉडिफाइड वर्जन ऐसा बोल सकते हो है तो पूरा ही सीरीज, इक्का दुक्का टर्म यहाँ पर कम है तो उसको हमने क्या कर लिया, उसको हमने यहाँ पर इस तरीके से मैनेज कर लिया है। राइट, ग्रेट। एक क्वेश्चन और करते हैं जहां पर आपको हाफ सीरीज देखने के लिए मिलेगी। दिस इज द क्वेश्चन, 20C0, 20C1, 20C2, आइडियली तो 20C20 तक जाना चाहिए, लेकिन ये कहां के रुक गया है, 20C10 पे आके रुक गया है। कहां के रुक गया है, 20C10। अगेन व्हाट आई कैन डू इज, क्योंकि यहां पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन मुझे नजर आ रहे हैं, तो मैं या तो 1 + x की पावर 20 के एक्सपांशन में -1 इनपुट डाल सकता हूं, या 1 - x की पावर 20 के एक्सपांशन में 1 इनपुट डाल सकता हूं। लेट अस टेक 1 + x की पावर n ओनली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 1 + x की पावर n पहले आराम से यहां पे लिखते हैं, और n की वैल्यू कितनी पकड़ते हैं, 20 पकड़ते हैं, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है बेटा यहां पे, है ना। अपर इंडेक्स आपका फिक्स्ड है, मतलब यहां पे 20 ही आपको सोचना है। राइट, सो यहां पर टर्म्स क्या बन रही है आपकी, 20C0, 20C1 के साथ में आपको x मिल रहा है, 20C2 के साथ में x² मिल रहा है ना, 20C3 के साथ में x³ मिलेगा, 20C4 के साथ में x की पावर 4 मिलेगा। ऐसे करते करते आप कहां तक जाओगे, 20C20 तक जाओगे, जहां पे x की पावर में आपको 20 मिलेगा, ठीक है ना। इतने सारे टर्म्स हमारे पास में बनने वाले हैं। सो आइडिया ये है कि एक बार तो हम x की वैल्यू -1 इसके अंदर डालेंगे ही, है ना, ये तो हम करना ही चाहते हैं। x की वैल्यू अगर आप -1 डालते हो तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका वैल्यू है वो तो 0 बन ही रहा है, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आपको 0 मिलेगा, राइट हैंड साइड में आपको 20C0 -20C1 प्लस 20C2 -20C3, इस तरह से ऑल्टरनेटिंग आपको प्लस माइनस मिलने वाले हैं। एंड इस तरह से करते करते आपको एंड में 20C20 फिर से प्लस साइन के साथ में मिलेगा। सो ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाला इशू तो देखो हमने रिजॉल्व कर दिया है, वो तो हमने यहां पे क्रिएट कर लिया है अपने क्वेश्चन के अंदर -1 इनपुट डाल के, ठीक है ना। सो ऑल्टरनेट प्लस माइनस तो आना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन मुझे क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाना है, ठीक है ना। मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाना है। किस पॉइंट पे आके रुक जाना है, आप देखिए, एग्जैक्टली हाफ पोजीशन पे आके रुक जाना है, ठीक है ना। तो ये तो है ही हमारे पास, इसी को थोड़ा सिस्टमैटिकली लिखेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से दिखने लग जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड में आपका 0 है, राइट हैंड साइड में आप यहां पर देखो कि मेरे पास में 20C0 है विच इज डेफिनेटली द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, -20C1 है विच इज ऑल्सो रिक्वायर्ड क्वांटिटी, प्लस 20C2 है। ऐसे करते करते अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मेरे पास में -20C9 है प्लस 20C10 है। राइट, अब इसके बाद में क्या आने वाला है, इसके बाद क्या आने वाला है, अगर मैं यहां पे साइन और अच्छे तरीके से यहां पे अप्लाई करूं, ठीक है ना, तो एक्चुअली यहां पे 3 वाला टर्म आएगा, उसके आगे ही माइनस है, ये भी आपका 9 वाला टर्म है तो उसके आगे ही माइनस साइन है, एंड बीच में जो डॉट 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 लगाए हैं वो अलग कलर से लगा लेते हैं, ठीक है ना। सो इस तरह से आपके उसमें यहां पर क्या है, पूरा सीक्वेंस बनने वाला है, राइट, 10 तक का। अब अगला जो टर्म आएगा आपका यहां क्या आएगा, 20C11 आएगा, लेकिन अब 20C11 जो आपके यहां पर वैल्यू है वो किसके साथ में मैच करेगा, 20C9 के साथ में मैच करेगा। NCR = NCn - R होता है, ठीक है ना। सो 20C11 आएगा भी माइनस साइन के साथ में, और वो मैच किसके साथ में करेगा, 20C9 के साथ में करेगा। सो बेटर होगा कि हम उसको लिखते समय कहां लिखें, इसके नीचे यहां पे रिप्रेजेंट करें -20C11, ठीक है ना। ऐसा करते करते हम वापस पीछे आना चाहते हैं, यहां पे -20C19 आ जाएगा, लास्ट में आपका 20C20 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इस तरह से आपका कंपैरिजन बेसिकली बनना स्टार्ट हो रहा है, राइट, डन है क्या। सो अब अगर मैं यहां पे रिप्लेसमेंट करना चाहता हूं, या फिर मैं जैसे पिछली बार मैंने कंप्रेस किया था वो करना चाहता हूं, तो एक टर्म का यहां पर क्या है, अब घपला हो रहा है। ये बीच वाला टर्म जो है 20C10, ये आपको एक ही बार नजर आ रहा है, जबकि ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। जो हमने पिछली बार काम किया था वो अभी भी हम यहां पे कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या काम किया था हमने, ये दोनों बराबर हैं, है ना, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, है ना। अगर सब सेम ही है तो मैं इसको 2 टाइम्स बोल सकता हूं ना, लेकिन 2 टाइम्स बोलने के लिए अब यहां पर ये चीज लेकिन है ना एक ही बार आ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आपके इसमें यहां पे n का वैल्यू इस बार कितना है, 20 है, तो हमारे उसमें 21 टर्म्स है।
सो यहां से लेके यहां तक 10 टर्म्स है, यहां से लेके यहां तक 10 टर्म्स है, और ये 11वां टर्म यहां पे सेंटर वाला अलग से हमें दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सा मॉडिफिकेशन यहां पर एक्सपेक्टेड है कि हम दोनों साइड क्या करते हैं, 20C10 ऐड कर लेते हैं। 20C10 में ऐड कर लेता हूं इस तरफ, एंड ऐसे ही कर लेता हूं 20C10 ऐड इस तरफ। ठीक है, समझे? अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो मेरे पास में अब लेफ्ट हैंड साइड में 20C10 है, लेकिन राइट हैंड साइड में मेरे पास में जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, गारंटी से डबल डबल दिखने वाला एक्सप्रेशन है। सो 20C10 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, और राइट हैंड साइड में आपका डबल क्या है, ये जो पहला वाला सीक्वेंस है उसी का डबल नीचे लिखा हुआ है, वही सेम चीज नीचे लिखी हुई है मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो आप क्या कर सकते हो, यही अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको यहां पे इस ब्रैकेट के अंदर क्रिएट करवा सकते हो। यही तो आपका सवाल है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो हाफ ऑफ 20C10 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना, मतलब डी आंसर इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा, हाफ ऑफ 20C10। सो हाफ सीरीज के अंदर आपको क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, हाफ सीरीज के अंदर आपको यहां पर कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ सकती है, स्पेशली अगर आपके इसमें यहां पे इवन पावर वाले यहां पर जो है एक्सपांशन से, तो क्योंकि उस केस में हमारे इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अवेलेबल होती हैं। इवन अगर आपके यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स है वो कब होगा, जब आपके पास में पावर ऑड है, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो उसके अंदर वैसे आपको यहां पर जो डायरेक्टली चीजें मैनेज करते आ जाएंगी, डबल डायरेक्टली हो जाएगा। लेकिन ये देख लेना कि कुछ यहां पे एक्स्ट्रा मिसिंग पॉइंट्स तो नहीं है जो हमारे यहां पर सवाल पूछा गया है। जैसे यहां पे आपके उसमें 20C0 एंड 10C0 मिसिंग पॉइंट्स थे, तो उनको आपको मैनेज करते आना चाहिए, राइट। सो दिस इज योर सेकंड पैटर्न। एक पैटर्न अभी हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर आपको सिग्मा पढ़ते आना चाहिए। एक पैटर्न है जिसके अंदर अभी हमने हाफ सीरीज का डिस्कशन किया है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैटर्न विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, क्योंकि इसके ऊपर है ना आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी से सवाल नोटिस भी करोगे कि आ रहे हैं, ठीक है ना। एंड इस पर्टिकुलर तरह के सवाल में आपके बुक्स में कई सारे अलग अलग अप्रोचेस गिवन होते हैं, एंड बिलीव मी कि मैंने सारे करके देख लिए हैं, ये वाला जो अप्रोच है सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। कई बार हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन है ना या फिर इंटीग्रेशन भी यहाँ पर सजेस्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यस, इट इज अ मेथड, लेकिन हर मेथड पता करना जरूरी नहीं है, स्पेशली इफ वी हैव अ मेथड विच वर्क्स एवरी टाइम एंड विच इज ईजियर देन एवरी अदर मेथड, ठीक है ना। तो जो एक्स्ट्रा मेथड से नहीं सीखोगे तो चलेगा, तो यहां पर अननेसेसरी आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले अप्रोचेस के अंदर अपना समय वेस्ट ना करें। आपको कभी भी अगर यहां पे दिखाई देता है कि आपके इसमें कुछ ऐसा सवाल है कि आपको एनसीआर डायरेक्टली नहीं दिया जा रहा है, एनसीआर के साथ में कुछ चीजें मल्टीप्लीकेशन में भी है, एक एक करके 1 2 3 4 इस तरह से आपके यहां पर कुछ क्वांटिटी चेंज हो रहे हैं, या फिर आपके इसमें डिवीजन में कुछ चीजें हैं, C0 के नीचे 1 है, C1 के नीचे 2 है, C3 के नीचे 4 है, इस तरह से अगर आपको यहां पे नीचे भी अगर कोई वैल्यूज नजर आ रहे हैं, देन दिस सिंपल आइडिया वर्क्स एवरी टाइम। ऑलराइट, क्या है यहां पर आइडिया कि एनसीआर को हम क्या कर सकते हैं, एन और आर एक्सट्रैक्ट करके n-1 C r-1 बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एनसीआर को अगर आप सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो, ठीक है, एनसीआर को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो उसका वैल्यू होता कितना है, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। इस पर्टिकुलर केस में आप क्या बोल सकते हो कि मैंने क्या किया है, मैंने n इंटू n-1 फैक्टोरियल इसको बोल दिया है, नीचे जो है मैंने यहां पर इसको n-r फैक्टोरियल रहने दिया है, एंड इसको मैंने r इंटू r-1 फैक्टोरियल बोल दिया है, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ है, n और r मेरे फ्री हो गए हैं। n और r अगर फ्री हो जाते हैं, उनको अगर मैं अलग निकाल लेता हूं, तो मेरे पास में जो बचेगा उसको अगर आप ध्यान से देखते हो तो n-1 फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे अगर आप देखते हो तो आपके इसमें r-1 फैक्टोरियल है, एंड जो एक्स्ट्रा आपका टर्म बचा हुआ है इट इज दिस n-r का फैक्टोरियल। इंटरेस्टिंगली अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हो तो भी n-r ही बनता है। सो लिखते समय आप क्या कर सकते हो, लिखते समय आप इसको n-1 माइनस r-1 ऐसा लिख सकते हो फैक्टोरियल के अंदर, ठीक है ना। सो ये जो आपके इसमें क्वांटिटी आ गई है, ये क्या है, अपर इंडेक्स लोअर इंडेक्स एंड दोनों का डिफरेंस, ये n-1 C r-1 ही आपका बन गया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आपका n अपॉन r n-1 C r-1। ऑलराइट, सो ये कन्वर्जन अगर आप ध्यान रखते हैं कि एनसीआर के अंदर से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एनसीआर के अंदर से हम n और r बाहर खींच सकते हैं। n और r अगर आपने बाहर खींच लिया तो होगा क्या, n की जगह n-1 हो जाएगा, r की जगह r-1 हो जाएगा। एंड क्योंकि ये इक्वालिटी है इसलिए आप रिवर्स डायरेक्शन में भी सोच सकते हो कि आपके इसमें अगर यहां पे बाहर n और r पड़े हुए हैं तो आप इनको धक्का दे सकते हो अंदर, आप इनको अंदर धक्का दे सकते हो, तो ये n अगर अंदर जाएगा तो n बन जाएगा यहां पे, और ये r अगर अंदर जाएगा तो ये r बन जाएगा, ठीक है ना। सो बाहर अगर खींच रहे हैं तो अपर इंडेक्स लोअर इंडेक्स एक एक से कम हो जाता है, अगर अंदर धक्का दे रहे हैं, अच्छा अंदर धक्का किसको दे सकते हैं ये भी समझ लो, अपर इंडेक्स से एक बड़ी क्वांटिटी, लोअर इंडेक्स से एक बड़ी क्वांटिटी यहां पर पहले से मौजूद होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इनको अंदर धक्का दे सकते हो।
ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, अपर इंडेक्स भी बड़ा वाला आ जाएगा, लोअर इंडेक्स भी बड़ा वाला आ जाएगा, और एनसीआर आपका यहां पर बन जाएगा। एंड ऑब्वियसली क्योंकि आप ये एक बार कर सकते हो, आप ये दो बार भी कर सकते हो। जैसे अब मैं n-1 सी r-1 में से n-1 और r-1 कॉमन बाहर खींच सकता हूं, राइट। यहां से n और r बाहर खींचा तो ये बन गया, यहां से n-1 r-1 बाहर खींचा तो ये बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप करते जा सकते हो जब तक की भी आपकी रिक्वायरमेंट है तब तक। ऑलराइट, अब ये चीज बेसिकली हमें क्वेश्चंस में कैसे इस्तेमाल करनी है वो तो हम सीखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में भी इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। एंड दिस पेज बेसिकली कंप्लीट्स अवर स्टैंडर्ड सीरीज का लिस्ट। इसके पहले मैंने 3 आपको सीरीज ऑलरेडी बता दिए थे, एकदम सिंपल वाले। उसके ऊपर आप यहाँ पे ये 4 और याद रखो, क्योंकि इनके है ना यहाँ पे अपीयरेंसेस आपको ज्यादा दिखाई देंगे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। सो अगर आपके इनके रिजल्ट्स याद होंगे आपको तो आप काफी जल्दी यहाँ पर जो चीजें कंक्लूड कर पाओगे। बट अभी के लिए थोड़ा हमारा कंफर्ट लेवल इन एक्सप्रेशंस के साथ में आ जाए, साथ साथ इस कॉन्सेप्ट के साथ में हम थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाए, इसलिए क्या करते हैं एक बार थोड़ा और इनके ऊपर डिस्कशन अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है ना। सो फोर्थ वाला जो आपका यहाँ पर पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि आपको ना ये पर्टिकुलर सम करके दिखाना है। सो पहली बात तो जब भी आपको कोई सम करके दिखाना होगा आप हमेशा नोटिस करो कि उसको सिग्मा फॉर्मेट में लिखना एक्चुअली ज्यादा फेवरेबल है, ये ज्यादा फेवरेबल सिनेरियो है। जैसे आपने सीक्वेंस सीरीज के अंदर भी यहां पर किया है, हमारे कुछ यहाँ पे सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब वाले कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ हमारे टेलीस्कोपिंग सीरीज वाले क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। वहां पर भी क्या है, बड़े से सीक्वेंस को एनालाइज करने की जगह उसका जनरल टर्म पकड़ के उसको आप सिग्मा के अंदर लिखोगे तो जनरल टर्म का मैनिपुलेशन ज्यादा आसान होता है, ठीक है ना। सेम थिंग कैन बी डन हियर ऑल्सो, कि हम बस इसको नोटिस करते हैं कि यार ये क्या चल रहा है। तो बेसिकली जो भी आपका लोअर इंडेक्स है उतना ही एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपने साथ में मल्टीप्लाई करके रखा है, ठीक है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये एनसीआर है तो आपने आर एक्स्ट्रा यहां पे मल्टीप्लाई करके रखा है, और आर की वैल्यू आपकी कहां से लेके कहां तक जा रही है, 1 से लेके n तक जा रही है। कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके n तक जा रही है। ऑलराइट, सो अब यहां पे हमें जो एक्स्ट्रा यहां पे दिक्कत आ रही है वो क्या है ना, हमें दिक्कत आ रही है क्या, ये आर यहां पे इन्होंने मल्टीप्लाई करके दे दिया है, विच इज ऑल्सो वेरिंग विथ एवरी टर्म। अगर ये कांस्टेंट होता तो हम इसको बाहर निकाल लेते, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल क्वांटिटी है। सो अभी अभी हमने देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, एनसीआर में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एन और आर। ये करने से क्या होगा, आपके जो एक्स्ट्रा आर है वो कैंसिल हो जाएगा ना यार, वही तो आपका दिक्कत वाला पॉइंट है। तो एक सिंपल सा बस यहां पे स्टेप करना है कि आप एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो पहली बात तो ऐसा आपके पास में रिजल्ट आएगा, ये सुनो, जहां पे n-1 CR-1 आपको दिखने लगा है। लेकिन एन और आर अगर आपने बाहर निकाल लिया है तो यहां पर क्योंकि आपका कैंसिलेशन में चला जाएगा आर विच इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, और बच जाएगा आपका कांस्टेंट, तो उसको तो हम बाहर फेंक ही सकते हैं। तो जैसे आप यहां पे n को बाहर निकालते हो आपके इसमें बन क्या जाएगा, आपके इसमें बन जाएगा यहां पे n एंड सिग्मा के अंदर आ जाएगा r की वैल्यू 1 से लेके n तक, एंड यहां पे आ जाएगा n-1 CR-1। सो एक एक करके आप यहां पे अब डालना स्टार्ट तो करो वैल्यू, आपको दिखाई देगा कि यार ये तो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बन रहा है। n-1 c 0 बन रहा है सबसे पहले, फिर n-1 c 1 बनेगा, फिर n-1 c 2 बनेगा, लास्ट n डाल के आपका n-1 c n-1 बनेगा। मतलब आपने क्या किया है, लोअर इंडेक्स 0 से लेके अपर इंडेक्स तक है ना, यहां पर लोअर इंडेक्स को मैनेज कर लिया है और सारे टर्म्स को ऐड किया है। मतलब ये 2n-1 वाला ही तो फॉर्मूला बनना चाहिए। अगर आप फिर से ओपन करके लिखना चाहते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे दिखने लग जाना चाहिए। देखो कैसे, n-1 c 0, n-1 c 1, n-1 c 2, अगर आप r की वैल्यू एक एक करके बढ़ाते जाओगे तो ये आपको मिलेगा, एंड द लास्ट टर्म दैट यू विल एंड अप विद इज n-1 c n-1, ठीक है ना। तो ये जो कंप्लीट सीरीज आपको मिल रही है ये कंप्लीट सीरीज है, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा, 2n-1 इसका आंसर आएगा, एंड यही इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का रिजल्ट है, राइट। n इंटू 2n-1, n इंटू 2n-1 ये आपका रिजल्ट है। अच्छा, लेकिन इसको एज ए रिजल्ट अब याद कर लो, राइट, क्योंकि कभी भी अगर आपको यहां पे आर एनसीआर दिखाई देगा तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, बिना टाइम वेस्ट किए रिजल्ट अप्लाई कर रहे हो, है ना। फॉर्मेस हम इतने सारे अप्लाई करते हैं पूरे सिलेबस में, तो इनको भी फॉर्मेस मान के हमने याद रखना है, ऑलराइट। अब यहां पे मैनिपुलेशंस ऑब्वियसली हम और भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे अगर आप देखते हो तो यहां पे 2 इंटू 1 इंटू C2 है, 3 इंटू 2 इंटू C3 है। इस तरह से आपको यहां पर जो है अगर दिखाई देता है तो अगेन जस्ट टू हैव कंफर्ट विद दिस आइडिया, एक बार इस चीज को भी हम सिंप्लीफाई करके देखें अगर, तो हमारे पास में नोटेशंस के थ्रू क्या हम लिख सकते हैं इसका जनरल टर्म। हमें बता सकते हैं कि देखो आपका यहां पर जो है पहली बात तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो लोअर इंडेक्स मेरा यहां पर जो भी है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, और जा कहां तक रहा है वो n तक जा रहा है, ओके n तक जा रहा है, 2 से स्टार्ट करके n तक जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और ये CR जो लिखा हुआ होता है ये NCR ही होता है, ठीक है ना, ये CR जो लिखा हुआ है NCR है। इसके साथ में जो मल्टीप्लाइड क्वांटिटी अगर आप उसको देखते हो तो यहां पे जो लोअर इंडेक्स है वो और उससे एक छोटा, जो लोअर इंडेक्स है वो और उससे एक छोटा, जो लोअर इंडेक्स है वो और उससे एक छोटा, ये क्वांटिटी बेसिकली आपको मिल रही है, ठीक है ना। मतलब यहां पर आपको मिलेगा R एंड R-1, ये आपको बेसिकली मल्टीप्लीकेशन में मिल रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पे n और r को तो एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद में n-1 r-1 को भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यस, यही चीज तो हमने देखी थी कि हम यहां पे ये भी कर सकते हैं। n और r को तो एक्सट्रैक्ट किया ही है, n-1 r-1 को भी एक्सट्रैक्ट किया, तो यहां पे n-2c r-2 आपका बन गया है। तो दैट्स ग्रेट, आपको यहां पे r और r-1 बेसिकली नीचे मिलेगा, जो इस r और r-1 के साथ में कैंसिल हो जाएगा। ये सुनो, इतना इजी होता है यहां पर सिग्मा मेथड को यूज करना एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो आप यहां पे n और r को बाहर निकाल रहे हो, फिर आप n-1 r-1 को बाहर निकाल रहे हो, एंड देन n-2c r-2 आपका बच जाएगा, राइट। तो यहां से r हो जाएगा आपका कैंसिल, उसके साथ में r-1 आपका हो जाएगा कैंसिल, और ये दोनों जो आपके क्वांटिटीज है अल्टीमेटली क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटीज है। सो दोनों को ही आप बाहर पुश कर सकते हो, ठीक है ना। n और n-1 दोनों ही आपके बाहर आ जाएंगे, राइट। अगर ये दोनों आपके बाहर आ रहे हैं, राइट, सो आपको यहां पर मिलेगा क्या, n इंटू n-1 बाहर मिलेगा। अंदर अगर आप देखते हो तो सिग्मा के अंदर r की वैल्यू 2 से लेकर n तक जा रही है, और ये n-2c r-2 है। एंड नाउ आई वुड वांट कि हम ये एक्सपांशन ना लिखें, है ना। आपको दिखना चाहिए कि अच्छा ठीक है, क्या है यार, 2 डालने से 0 वाला टर्म बन रहा है लोअर इंडेक्स में, फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ाते जाऊंगा तो 1 2 3 सारे बनेंगे, और n डालूंगा तो यहां पर अपर इंडेक्स वाली वैल्यू से मैच कर रहा है। मतलब अपर इंडेक्स अगर n-2 है तो आपने लोअर इंडेक्स में यहां पे क्या किया है, 0 से लेकर n-2 तक सारे टर्म्स इंक्लूड कर लिए हैं, मतलब ये 2n-2 बनेगा, ये 2n-2 बनेगा। एंड दैट्स व्हाई n इंटू n-1 इंटू 2n-2 बेसिकली बिकम्स अवर वैल्यू, राइट। यही हमारा आंसर हो जाएगा, n इंटू n-1, n इंटू n-1 इंटू 2n-2, इसको भी आपको याद करना है, ओके। एंड नाउ आपका ये जो पर्टिकुलर टर्म है ना, ये जो आपका यहां पे नेक्स्ट फॉर्मूला है, इसके अंदर अब आप यहां पे नोटिस कर सकते हो कि यार ये बेसिकली ऊपर वाले दोनों का कॉम्बिनेशन है अल्टीमेटली। देखो जरा ध्यान से, क्या ये ऊपर वाले दोनों का एडिशन है, ऐसा आपको लग रहा है? क्योंकि आप इसको सॉल्व कैसे करना स्टार्ट करोगे, आप यहां पे आर स्क्वायर जो देखते हो, यहां पर आपको दिक्कत समझ में आना चाहिए कि कभी मेरे पास में इस तरह की चीजें आती है तो मैं मैनिपुलेशंस कैसे इमेजिन करता हूं, ठीक है। आप यहां पर बोलोगे कि यार देखो मेरे पास में ये जो 5th 6th वाला यहां पर एक्सप्रेशन है, इसको भी याद हम अल्टीमेटली करने वाले हैं, तो इसको भी ऐसे फॉर्मूला आप याद करोगे तो ऑब्वियसली, है ना, आगे आपको एफर्ट थोड़े कम लगाने पड़ेंगे, बट अगर और भी कुछ सिनेरियो आता है तो आप हैंडल कैसे करोगे उसको, ठीक है ना। सो हैंडल करने का तरीका क्या है कि सिग्मा के अंदर आपको आर स्क्वायर एनसीआर अगर कोई देता है, ठीक है ना, और आपको आर की वैल्यू 0 से लेके कहां तक जानी है, 1 से लेके n तक लेके जानी है, ठीक है, 1 से लेके n तक। सो हम क्या कह रहे हैं कि यार देखो इसके अंदर ये जो आर स्क्वायर है ये ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि आप यहां पे n और r तो एक बार बाहर निकाल लोगे तो एक r तो आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट। लेकिन अब एक r आपके पास में जो बचा है उसके बारे में सोचो, राइट। आप यहां पे एक अगर कॉमन निकाल लेते हो n और r, तो ये n-1c r-1 आपका बन रहा है, तो एक r तो आपने सेक्रीफाइस कर दिया, मानते हैं इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। एक n भी आप यहां से बाहर निकाल लोगे, लेकिन जो आपके उसमें यहां पे अल्टीमेटली अब ये r बचा है ना, ये कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि अब जब अगली बार आप यहां पे n-1 r-1 कॉमन निकालोगे तो यहां पे r-1 होना चाहिए था। सो क्योंकि यहां पे r-1 होना चाहिए था, तो हम इसी बात से, है ना, अपने सॉल्यूशन को थोड़ा सा डिवीजन प्रोवाइड करेंगे। क्या ऐसे करते हैं कि यहां पे r-1 प्लस 1 कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, राइट। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आप यहां पे अब टर्म्स को स्प्लिट करना प्रीफर करोगे, है ना, r-1 अलग और 1 अलग, इन दोनों ही एंटिटीज को आप एक बार इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, एक बार इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, समझे, राइट। तो आपके यहां पर दो टुकड़े बेसिकली बनने वाले हैं, राइट। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको स्टार्टिंग में ही कर दूं, ये जो बेसिकली यहां पर मैंने आपको करके दिखाया है कि यस हम यहां पे इस तरीके से आगे बढ़ के अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं ये काम स्टार्टिंग में ही आपको करके दिखाऊं तो आपको अपने जो फॉर्मुलेज हैं वो एक्चुअली क्रिएट होते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। लेट मी जस्ट डू दिस, कि मैं ऊपर ही वाला काम आपको करके दिखाता हूं कि यार मेरे को r इंटू आर दे रहे ना, ये मुझे तो पता है कि मुझे r के बाद में एक्चुअली r-1 की रिक्वायरमेंट है। r के साथ में r का मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ गुड मल्टीप्लीकेशन फॉर मी, r के साथ में r-1 इज अ गुड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। सो मैं क्या कर रहा हूं, -1 है ना, यहां पे 2 r हैं आपके पास में, एक r तो अलग से लिखा हुआ है, अगले वाले r को मैंने r-1 प्लस 1 कर लिया है, ठीक है ना। तो एक बार मैं r को इसके साथ में और एक बार r को इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, एंड यहां पे दो टुकड़े इसके कर लेता हूं। सो दो टुकड़े अगर मैं इसके करूंगा तो मेरे पास में r की वैल्यू 1 से लेकर n तक क्या जा रहा है, r इंटू r-1 जा रहा है, उसके साथ में NCR है, ये एक सेक्शन बन गया। और एक आपके यहां पे सेक्शन आ रहा है कौन सा, कि आपने r के साथ में NCR ले रखा है, r की वैल्यू आपकी 1 से लेके n तक जा रही है, ठीक है, डन।
सो अब आपको यहां पर क्या पता होना चाहिए, आपको यहां पर जो रिजल्ट है वो आपको यहां पर अच्छी तरीके से यूज करते आना चाहिए। अच्छा, यहां पर ध्यान से देखो कि यहां पे आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक हमने लिखा हुआ है, लेकिन आर की वैल्यू 1 डाल के वैसे भी 0 बनने वाला है, राइट। सो अब हमें नोटिस करो कि ये जो r इंटू आर माइनस वन एनसीआर है, हमने कहां से स्टार्ट किया था, r इंटू आर माइनस वन एनसीआर है, इसको हमने r इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया था, क्योंकि 1 डालने से मतलब नहीं है, वो वैल्यू आपकी कैसी बन रही थी, वो वैल्यू आपकी 0 के बराबर बन रही थी, ठीक है ना। एंड आपको यहां पे 0 से भी स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि 0 डाल के भी आपके इसमें क्या आ जाएगा, 0 डाल के भी ये वाला टर्म आपका 0 बन जाएगा, तो वाली वैल्यू भी आपकी 0 के ही बराबर थी, राइट। सो हमें यहां पर स्टार्ट कहां से आइडियली करना चाहिए, 2 से ही करना चाहिए, लेकिन ये जो 2 से स्टार्ट करके आंसर क्रिएट करेगा, वही आंसर ये कहां से स्टार्ट करके क्रिएट करेगा, 1 से स्टार्ट करके भी क्रिएट करने वाला है, ठीक है ना। तो क्योंकि अब हमें इनके रिजल्ट्स पता है, ये यहां पर फायदा हो जाता है रिजल्ट्स पता करने का, कि आप अपने क्वेश्चन में मैनिपुलेशन ऐसे करते हो कि आप अपने रिजल्ट्स को यूज कर पाओ, राइट। सो मैं अब यहां पे अपने रिजल्ट का इस्तेमाल करके n इंटू एन माइनस वन इंटू टू रेस टू एन माइनस टू यहां पर लिखूंगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू टू रेस टू एन माइनस टू यहां पर डायरेक्टली लिख लिया, और ये जो आपका रिजल्ट है ये भी डायरेक्टली लिख लेंगे, n इंटू टू रेस टू एन माइनस वन, ठीक है ना। सो सॉल्व हो गया ये। आपको केवल ये स्प्लिटिंग वाला थॉट यहां पर लेके आना है, और बाकी जो है फॉर्मुलेस अपने डायरेक्टली अप्लाई कर देने हैं, ठीक है ना। नाउ यहां से अगर आप नोटिस करते हो तो आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, आप 2 रेस टू n माइनस टू कॉमन निकाल सकते हो। 2 रेस टू n माइनस टू अगर आप कॉमन निकालते हो तो यहां पे n स्क्वायर माइनस n बचेगा, और यहां पे आपका कितना बचेगा, 2n बचेगा। सो ये दोनों कैंसिल होकर प्लस n बनाएंगे, सो n इंटू एन प्लस वन, इस तरह से आपके यहां पर कोएफिशिएंट बनने वाला है 2 रेस टू n माइनस टू के साथ में, राइट। क्या बनने वाला है, n इंटू एन प्लस वन, किसके साथ में, 2 रेस टू n माइनस टू के साथ में, ऑलराइट। ये हमारा बेसिकली जो है 6th इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सीरीज है, जिसको हम याद रखना चाहेंगे। एंड द लास्ट वन विल आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे हम यहाँ पे रिवर्स में अपना काम करते हैं, ठीक है ना। सो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट जैसे भी होगी उसके हिसाब से आप यहाँ पर आगे बढ़ना, ठीक है ना। सो 7th वाले का भी यहाँ पे डिस्कशन हम करना चाह रहे हैं। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, लेट मी जस्ट डू इट ओवर हियर। हाँ जी, तो आपके पास में यहाँ पे जो 7th वाला है उसके अंदर आप क्या नोटिस करोगे, 7th वाला जो स्टैंडर्ड लिमिट है उसके अंदर आप नोटिस करो कि आपको यहां पर एनसीआर के नीचे r प्लस वन दे रखा है, जहां पे r की वैल्यू आपकी 1 से लेके, r की वैल्यू आपकी 0 से लेके कहां तक जा रही है, n तक जा रही है, ठीक है ना, ये नोटिस करो। ऑलराइट, लेट मी जस्ट शो यू द क्वेश्चन अगेन, या स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हम यहां पे कर रहे हैं उसको एक बार देख लो। ऊपर आपके इसमें यहां पे क्या है, ऊपर आपके इसमें यहां पर कई सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, एनसीआर है ना, NC0, NC1, NC2, एंड नीचे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि हर एक के नीचे बेसिकली जो आपका वैल्यू है वो उस लोअर इंडेक्स से एक ज्यादा है, लोअर इंडेक्स से एक ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसी का हमने सिग्मा फॉर्मेट अगर लिखना है तो इट हैज टू बी समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट। तो अब मुझे अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो मुझे क्या दिक्कत आ रही है, इस बार मेरे पास में चीजें मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। इसके पहले जो हमने रिजल्ट्स किए हैं तीनों, उसके अंदर देखो चीजें मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब भी चीजें मल्टीप्लीकेशन में होंगी तो एनसीआर से चीजें एक्सट्रैक्ट करने से फायदा मिलता है, क्योंकि एनसीआर से जब आप चीजें एक्सट्रैक्ट करते हो तो वो आर जो आपका एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन में होता है क्वांटिटी, उसको कैंसिल आउट करने में हेल्प करता है, राइट। अब आपको ये जो नीचे आर प्लस वन दिया है इसको कंज्यूम करवाना है, दैट इज द डिफरेंस। सो आपको क्या चाहिए होगा, ये ध्यान रखना कि जब भी आप यहां पे अंदर पुश करना चाहते हो कर सकते हो, किसी ने मना ही नहीं दी है, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों साथ में पुश होंगे, एक सिंगल यहां पे अंदर पुश नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सो हमें अगर यहां पे इस तरह से एक्सप्रेशन दिख रहा है कि नीचे r प्लस वन है, तो अब n प्लस वन भी ऊपर इंट्रोड्यूस करो। n प्लस वन अगर आप यहां पे इंट्रोड्यूस करते हो तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो कि हाँ यार ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इस अपर इंडेक्स से बड़ा एक अपर इंडेक्स यहां पे दिख रहा है, इस लोअर इंडेक्स से बड़ा एक लोअर इंडेक्स यहां पे दिख रहा है, तो वी कैन बेसिकली पुश दिस इनसाइड एंड वी कैन मेक इट n प्लस वन सी r प्लस वन, वी कैन मेक इट n प्लस वन सी r प्लस वन। लेकिन अगर आपने ये n प्लस वन क्वांटिटी एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करी है न्यूमरेटर में, तो आपको ऑब्वियसली मैनेज करने के लिए डिनोमिनेटर में भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। एंड डिनोमिनेटर में अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको पता है कि यार ये अल्टीमेटली क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको आप अगली स्टेप में बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आएगा वो कैसा हो जाएगा, 1/n प्लस वन, तो देखो आपको बाहर मिलेगा ही मिलेगा। अंदर आपको यहां पर जो है कंप्रेस होने के बाद में r इक्वल टू 0 से लेकर n तक जो सिग्मा मिल रहा है दैट इज n प्लस वन सी r प्लस वन। बस देखो हमें यहां पर स्टैंडर्ड वैल्यूज कब इस्तेमाल करते आ जाती हैं, जब केवल सिंगल से आपके इसमें एनसीआर का नोटेशन होता है। जब भी उसके पास में कुछ क्वांटिटी एक्स्ट्रा डिवीजन में आएगी या मल्टीप्लिकेशन में आएगी तो हमें यहां पे मैनिपुलेशंस करने पड़ते हैं, राइट। क्यों यहां पर दिक्कत नहीं आती है, जब एक बार ये हट जाता है तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी जब आपकी हट जाती है तो दिक्कत क्यों नहीं आती है। आप यहां पे सीरीज देखो बना के, अगर आप 0 डालोगे तो यहां पे n प्लस वन सी वन बनेगा, n प्लस वन सी टू बनेगा, n प्लस वन सी थ्री बनेगा, n डाल के आपका n प्लस वन सी n प्लस वन बनने वाला है। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हमने यहां पे सीरीज लिखी दी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट बस यहां पर मिसिंग है विच इज n प्लस वन सी जीरो, राइट। सो आपके इसमें यहां पर आ रहा है 1/n प्लस वन के साथ में क्या क्या आ जाएगा, यहां पे n प्लस वन सी वन
n+1c2 n+1c3 ऐसा करते करते आपको मिल जाएगा n+1c n+1। एक टर्म बस यहां पर मिसिंग है विच इज n+1c0। सो n+1c0 ऐसा करते हैं कि ऐड भी कर लेते हैं एंड देन सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू जो है n+1c0 की तो 1 के बराबर ही आने वाली है, लेकिन ये ऐड होने से क्या हो गया, सीरीज कंप्लीट हो गई है आपकी, और सीरीज कंप्लीट हो गई तो इसका 2n+1 आंसर बनेगा। ठीक है ना। सो हमारा ओवरऑल यहां पे आंसर जो बनना चाहिए फाइनल वो कैसा है, ये हो जाएगा आपका 2n+1 न्यूमरेटर में, 2n+1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में अगर आप देखते हैं, अच्छा 2n+1 यहां पे एंड देन -1 ऑल्सो, एंड देन डिनोमिनेटर में आपके इसमें कितना आ जाएगा, ये वाला बाहर वाला n+1 आ जाएगा। ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता है। देख लो एक बार ध्यान से, जो आपका अपर इंडेक्स है वो n+1 चल रहा है और 0 से लेकर n+1 तक सारे ही लोअर इंडेक्सेस की वैल्यूज यहां पर कंज्यूम हमने कर लिए हैं। सो 2n+1 तक इन सबका एडिशन हो गया। ये एक्स्ट्रा वैल्यू ब्रैकेट के अंदर नजर आ रही थी तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई, तो यहां पर सब्ट्रैक्शन में दिखाई दे रहा है, और ये डिनोमिनेटर में आपकी n+1 वैल्यू है। यही इस क्वेश्चन का फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर है, 2n+1 -1/n+1। ठीक है। सो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके स्टैंडर्ड सीरीज है जो क्वेश्चन में आपको बार बार नजर आते हैं, और ये अगर आपको दिखना है तो हमें क्या करते आना चाहिए, जल्दी से इनकी वैल्यू लिख के आगे प्रोसीड करते जल्दी से आना चाहिए। ठीक है ना। सो अगर ये याद है तो लेट अस सी कि इफ वी कैन बेसिकली सॉल्व द क्वेश्चंस क्विकली नाउ। ऑलराइट, पैटर्न जो आपका यहां पर चल रहा है वो क्या है, कोएफिशिएंट्स आपको न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में दिखाई देने वाले हैं। ठीक है ना। सो ऑलरेडी हमने यहां पे इतना डिस्कशन कर लिया है, थ्योरी के समय ही हमने इतने बार यहां पर जो इस चीज को नोटिस कर लिया है कि आई डोंट थिंक कि आपको ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम आएगी जब हम क्वेश्चन पिक करेंगे। तो यहां पे ऑब्वियसली आपका स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन नहीं होने वाला है, लेकिन हम तब भी सिग्मा नोटेशन में जाना चाहते हैं, ये बात तो हम क्लियरली समझ चुके हैं। हमारे पास जो भी यहां पे सीरीज एक्सपांशन दिया हुआ है, पहली बात तो मैं नोटिस करता हूं कि 20C 0 से लेकर 20C 20 तक जा रहा है, मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहां पर ये सीरीज कंप्लीट है। ऑलराइट, साथ में लेकिन एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी है, दैट इज द इशू कि साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहा है जो हमें अच्छा नहीं लगता। ये डायरेक्टली 20C 0, 20C 1, 20C 2 होता तो कितना बढ़िया होता है ना, नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम यहां पे क्या नोटिस करेंगे कि यार ये फिर क्या है, मेरे पास में यहां पे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, ये सब क्या चीजें हैं, और ये कहीं ना कहीं 20C R के साथ में यहां पे मल्टीप्लाइड है। तो क्या मैं R की ही मदद से यहां पे कुछ क्रिएट होते हुए नोटिस कर पा रहा हूं क्या, राइट। सो व्हाट यू शुड नोटिस इज कि अगर मैं यहां पे हर एक नंबर में से 2 अलग कर लूं, है ना, 2 में से 2 अलग करूंगा तो 0 बनेगा विच मैचेस विद दिस क्वांटिटी। यहां से अगर 2 अलग करूंगा तो यहां पे 3 बनेगा विच डज नॉट मैच विद दिस। ओके, कोई बात नहीं, यहां से 2 अलग करके मुझे 3 मिल रहा है, यहां से 2 अलग करके 6 मिल रहा है, यहां से 2 अलग करके 9 मिल रहा है, और यहां से 2 अलग करके मुझे 60 मिल रहा है। डेफिनेटली देयर इज सम पैटर्न, जो भी आपका यहां पे लोअर इंडेक्स है उसको हमने क्या किया है, 3 टाइम्स करके +2 किया है, इसका मतलब। ठीक है ना। एंड ये चीज आपको नोटिस करनी है। अगर आपको नोटिस करने में दिक्कत आ रही है देन यू विल हैव टू यूज द आइडिया ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। आपको यहां पर दिख रहा है कि आपका 2, 5, 8, 11 इस तरह से एक सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है ना। क्या चल रहा है आपके इसमें यहां पे 2, 5, 8, 11 इस तरह से आपका सीक्वेंस चल रहा है। अब यहां पे एक जगह गलती भी हो जाती है ना, कई सारे बच्चे यहां पर ओरली नहीं कर रहे हैं अगर इसको, तो राइट, ओरली अगर आप कर रहे हो तो फिर तो काफी सिंपल है। 2 अगर आप अलग कर देते हो तो आपको क्या मिल रहा है, यहां पे जो भी लोअर इंडेक्स है उसका 3 टाइम्स करके वैल्यू ऐड हो रही है, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है ना। सो 3R+2 इज व्हाट इज अवर करेक्ट आंसर फॉर श्योर। 0 से लेके आप कहां तक जाना चाहते हैं, 20 तक जाना चाहते हैं। देखो 0 डाल के आपको यहां पर 2 × 20C 0 मिलेगा, 1 डाल के आपको 5 टाइम्स ऑफ 20C 1 मिलेगा, 2 डाल के आपको यहां पे 8 टाइम्स ऑफ 20C 2 मिलेगा, विच इज मैचिंग एग्जैक्टली विद व्हाट दे हैव आल्सो गिवन टू अस, राइट। गलती जो आपके साथ में यहां पे हो जाती है वो क्या है कि हम ये कहते हैं कि देखो आपके पास में ये वाला सीक्वेंस चल रहा है 2, 5, 8, 11, ये तो AP है ना, क्योंकि आप 3 ऐड कर रहे हो इसके अंदर। ठीक है ना। तो आप यहां पर बोलते हो कि इसका जो TN आएगा या इन जनरल जो आपका TR आएगा वो जाएगा A + R-1 × D, और यहां पे आप अगर देखते हो तो आपको 2 + 3R - 3 मिलता है विच बिकम्स 3R-1। लेकिन हमें 3R-1 तो नहीं चाहिए, हमें 3R+2 चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझो। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका जो ये पहला वाला टर्म आपने अभी कंसिडर किया है AP का, वो एक्चुअली 0 डाल के आ रहा है, समझ रहे हो, ये 0 डाल के आ रहा है। तो कभी भी अगर आपको AP जैसी कोई चीज अगर यहां पे दिख रही है और आप उसकी मदद से यहां पे कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, देन मेक श्योर कि आप यहां पे उस टर्म को छोड़ के अपना काम करें, क्योंकि हमें AP तो फर्स्ट टर्म से काउंट करनी होती है ना। ये प्लेस आपकी 0th टर्म की थोड़ी है, ये 0th टर्म की पोजीशन वाला टर्म नहीं है, ये फर्स्ट टर्म का पोजीशन है। यहां पे हम A डालते हैं, फर्स्ट टर्म डालते हैं फॉर्मूले के अंदर जो हमें याद है। ठीक है ना। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पे 5 डालना पड़ेगा। 5 डालोगे तो आपके यहां पर करेक्ट आंसर आएगा, समझे। यहां पर आपने क्या इस्तेमाल करना चाहिए, 5 इस्तेमाल करना चाहिए।
जीरोथ टर्म नहीं यूज करना है, फर्स्ट टर्म यहां पर आपको इनपुट में डालना है, ठीक है ना। एंड नाउ इफ यू सी, तो आपको यहां पर जो आंसर मिल रहा है वो क्या है, आपको जो आंसर मिल रहा है दैट इज अगेन 3r + 2 के ही बराबर, विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो, तो ये इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको यहां पर अलग से शेयर कर दिया कि कई सारे बच्चे यहां पर ओरली नहीं कर पाएंगे, तो दे विल लुक आउट फॉर अप्रोचेस उनको खुद से मिल जाएंगे फॉर श्योर, क्योंकि इतना कोई डिफिकल्ट सीक्वेंस नहीं है, लेकिन फिर यहां आके गलती हो जाती है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म आपको यहां पे 2 नहीं इस्तेमाल करना है, 5 इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, सो 3r + 2 आपको यहां पर ये जनरल एक्सप्रेशन अभी यहां पर आया है जिसके साथ में 20cr लिखा हुआ है। तो हम क्या कह रहे हैं कि यार देखो, सिग्मा की बेसिक प्रॉपर्टीज तो हम जानते ही हैं कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आपका यहां पर जो स्प्लिटिंग है वो हम कर सकते हैं, तो हम इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं, है ना। दैट्स हाउ इजी नाउ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बिकम फॉर अस। कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर पता नहीं है ना, यहां पर कि सर हम ऐसा करते हैं, एक सीरीज लिखेंगे, उस सीरीज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे सर, और फिर उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और डिफ्रेंसिएशन करके 1 डालेंगे तो यही बन जाएगा सर। क्यों भाई, इतना क्यों करना है, ठीक है ना। आप यहां पर ये सिग्मा वाला अप्रोच यहां पे इस्तेमाल करो, सिग्मा वाला अप्रोच इस्तेमाल करके आप 2 टुकड़े अगर करते हो तो ये 3 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, सिग्मा के अंदर r 20cr। तो r NCR का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद है, तो वेरी वेल डन, बस यहां पर इनपुट डालना है, ठीक है ना। एंड अगले वाले में जब आप 2 के साथ में यहां पे इसको स्प्लिट करते हो तो 2 भी बाहर आ जाएगा, अंदर आपको 20cr मिलता है, ये तो ऑब्वियसली डायरेक्ट ही है, जहां पे r का वैल्यू आपका कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके 20 तक जाने वाला है, ठीक है ना। सो ये आता है कितना, n × 2⁻n−1, याद है सबको, वैल्यूज डालनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है। सो आपका यहां पर 3 तो है ही है बाहर, यहां पे हमारा जो रिजल्ट है दैट इज 20 × 2⁻19, ये रिजल्ट है, n × 2⁻n−1। और यहां पे हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, ये हमारा रिजल्ट है डायरेक्टली 2⁻20, राइट। 0 से लेके 20 तक अगर आप सारी चीजें ऐड करें तो 2⁻n, ये तो सबसे पहली चीज हमने यहां पर पढ़ी थी, हो गया, सॉल्व हो गया है, ये सॉल्व हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई इस तरीके से करना है कि कोई आंसर यहां पर आपका मैच कर जाए, बस इतना ही है, राइट। ओके, 2 स्टेप के अंदर सॉल्व हुआ, इस बात को ध्यान दे सारे बच्चे, 2 स्टेप के अंदर अंदर हमने इसको सॉल्व कर लिया है, राइट। सो आपके यहां पर जो कॉमन निकल रहा है वो कितना है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये 2⁻21 बना हुआ है, और यहां पे अगर आप देखते हैं तो इसके पास भी 4 है, 5 × 4 है ये, ठीक है ना। तो 4 अगर मैं इसको देता हूं तो ये भी 2⁻21 है। सो अगर मैं 2⁻21 कॉमन निकालूंगा तो यहां पे क्या बचाएगा, यहां पे एक 5 और एक 3 मतलब 15 बचेगा, एंड अगले वाले से आपका 1 बचेगा, विच हैज बिकम 16, और 16 क्योंकि आपका 2⁻4 के ही बराबर होता है। सो ये 2⁻21 × 2⁻4 है, मतलब ये 2⁻5 है, सॉरी 2⁻25 है ना, यही आपका फाइनल आंसर है, 2⁻25, राइट। सो क्वेश्चंस आपके यहां पर हो चुके हैं काफी ज्यादा आसान। अगर मैं यहां पर दिखाता हूं आपको अगला सवाल, तो भी आपको यहां पर आसान ही लगना चाहिए, है ना। यहां पर देखो क्या हो रहा है, इस बार आपको इस तरह के सीक्वेंस का सम करने के लिए बोला गया है। C0, C1, C2 क्या है, ये सारे के सारे आपके 1 + x⁴n के एक्सपांशन के कोएफिशिएंट्स हैं, मतलब ये अपर इंडेक्स n यूज करवा रहा है, ये इन्होंने क्लियर कर दिया, यहां पे n देके इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये NC0, NC1, NC2, NCn है, ठीक है ना। ऐसे इन्होंने बता दिया है ना, हमें भी पता है कि अच्छा ठीक है, जब नहीं लिखा हुआ होता है तो इस तरह से इनका इंडिकेशन होता है, राइट। सो नाउ वी विल हैव टू अगेन कंप्रेस दिस, और यहां पे आपका कंप्रेशन एक्चुअली आसान होगा क्योंकि आपको जो nth टर्म है वो भी दिया हुआ है। nth टर्म अगर दिया हुआ है तो rth टर्म लिखने में क्या दिक्कत है, n की जगह r कर दूं, ठीक है ना। सो आपके यहां पर जो सिग्मा क्रिएट हो रहा है, जो मुझे कैलकुलेट करना है, सम है, किस चीज का सम है, इन जनरल अगर आप यहां पे देखते हो, सो 2⁻r + 2 NCR, नीचे है हमारे पास में r + 1 एंड देन r + 2, ऑलराइट। सो ये आपके उसमें है, r की वैल्यू आपकी कहां से कहां तक जा रही है, सबसे पहले आपको यहां पर 0 डाल के अपनी वैल्यू मिल रही है, एंड देन n डाल के आपको वैल्यू मिल रही है ना, 0 डाल के 1 × 2 मिलेगा आपको, डन है। सो ये सिग्मा है जो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यहां पर बेसिकली समझ चुका हूं कि मुझे NCR के अंदर अब चीजें अंदर पुश करनी होंगी, राइट। चीजें अगर मैं यहां पे पुश करना चाहता हूं तो मुझे यहां पे एक सिंगल जो है पुश के लिए, एक सिंगल पुश के लिए भी मुझे क्या चाहिए होगा, सपोर्ट, ऊपर और नीचे, है ना, n वाला सपोर्ट और r वाला सपोर्ट दोनों चाहिए होगा, ठीक है ना। सो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, इनफैक्ट हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर ऐसा कुछ टर्म क्रिएट करते हैं, सिग्मा के अंदर r की वैल्यू 0 से लेके n तक, ये जो आपका 2⁻r + 1 है इसको तो मैं अलग रखना चाहता हूं, ठीक है ना। हम यहां पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अब n + 1 और n + 2, क्या इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, n + 1 एंड n + 2, है ना। तो n + 2 पहले लिख लेते हैं, n + 1 आगे लिख लेते हैं, उसी के साथ में नीचे आप देखो कि हम क्या डाल सकते हैं, इसके नीचे r + 2 लिख लेते हैं और इसके नीचे r + 1 लिख लेते हैं, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपकी यहां पर अवेलेबल है वो कौन सी है, वो NCR अवेलेबल है, राइट।
सब देखो क्या होगा, हमने यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस किए हैं ऑब्वियसली हम उनको डिवीजन में भी लिखना प्रेफर करेंगे, है ना, ताकि मैथमेटिकली चीजें मैनेज हो जाए। डिवीजन में इस बार यहीं पे लिख लेते हैं, बाद में हम इसको बाहर कॉमन निकाल के ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। n+1 n+2 आपके यहाँ पर जो है कॉन्स्टेंट क्वांटिटी हमने ऊपर भी इंट्रोड्यूस किए, नीचे भी इंट्रोड्यूस किए, ठीक है ना। क्यों किए? क्योंकि अगर मैं r+1 को अंदर पुश करना चाहता हूं तो उसके साथ में n+1 का सपोर्ट मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो जब ये दोनों अंदर पुश होंगे तो ये n+1 और r+1 बनेगा। अब ये n+1 r+1 ऑलरेडी बन चुका है, फिर ये भी पुश हो सकते हैं क्योंकि ये भी एक n+1 से बड़ा है, ये भी एक r+1 से बड़ा है, तो ये दोनों भी अंदर पुश होंगे। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? n+2c r+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n+2c r+2, एंड ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है ये आपके बाहर आ जाएगी। सो आपके इसमें यहां पर आएगा 1/n+1 n+2, उसके साथ में आपको सिग्मा के अंदर क्या मिल रहा है? 2r+1 तो मिल ही रहा है, लेकिन ये आ जाएगा आपका 2r+1 है, r+2 है, 2r+2 है। ऑलराइट, आपके इसमें यहां पर आ जाएगा n+2c r+2 के साथ में 2r+2। ये तो परफेक्ट एक्सप्रेशन आ गया है आपका, समझ रहे हो? ये परफेक्ट एक्सप्रेशन आ गया है n+2c r+2 के साथ में 2r+2। r की वैल्यू आपकी जा रही है 0 से लेके n तक। अगेन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करके लिख सकते हैं, हालांकि ओपन नहीं करने की जरूरत पड़ना चाहिए विद टाइम, ठीक है ना। अभी के लिए कर लेते हैं n+1 एंड देन n+2 के साथ में। अगर आप अभी इस चीज को ओपन करके देखोगे तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, राइट। 0 डाल के n+2c2 मिलेगा, 2r2 मिलेगा, राइट। n+2c2 2r2, फिर आपको मिलेगा n+2c3 2r3, फिर आपको मिलेगा n+2c4 2r4। ऐसा करते करते कहां तक जाएंगे? n+2c n+2 एंड 2n+2। सो यहां पे थोड़ी कमी तो महसूस देखो हो रही है। अगर मैं ओवरऑल यहां पे सोचता हूं कि मेरे पास में अगर ये n+2 अपर इंडेक्स वाला सीक्वेंस चल रहा है, n+2 अपर इंडेक्स वाला अगर मेरा सीक्वेंस चल रहा है, सो ये स्टार्ट 0 से होना चाहिए था ना, लोअर इंडेक्स। तो मेरे पास में यहां पे C1 वाला टर्म मिसिंग है और मेरे पास में यहां पे C0 वाला टर्म भी मिसिंग है। तो उन दोनों टर्म्स के लिए हम क्या करना चाहते हैं, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी साथ में कर लेना चाहते हैं, ठीक है ना। सो मैंने यहां पे ऐड क्या कर लेना चाहिए, मैंने n+2c0 2r0 एंड देन n+2c1 2r1 ऐड कर लेना चाहिए। अगर इतना मैंने ऐड कर लिया तो ऑब्वियसली इनको मैं सब्ट्रैक्ट भी करना चाहूंगा, n+2c0 2r0 एंड देन n+2c1 2r1। तो मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट करवा ली है। एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट कराने की वजह से क्या होगा यहां पर, अब आप यहां पे इन दोनों को लेकर एक कंप्लीट सीरीज बेसिकली यहां पर देख सकते हो। और ये पता है कौन सा वाला है, ये आपका जो मैंने आपको बताया कि 1+x⁴n का एक्सपांशन, इसके अंदर आपकी x की वैल्यू 2 के जैसे इस्तेमाल हो रही है, समझ रहे हो। ये आपके इसमें जो एक्सपांशन आ रहा है ये कौन सा वाला आ रहा है, एक बार दिखा दूं आपको, याद दिला दूं। हमने जो नोटेशंस की यहां पर बात करी थी, ये वाला कि आपके इसमें यहां पे NCR वाला टर्म होता है और उसके साथ में कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है जिसकी पावर भी एग्जैक्टली उतनी ही चल रही होती है जितना लोअर इंडेक्स है। तो ये 1+x⁴n बनता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में अब अपर इंडेक्स n+2 है तो ये 1+x⁴n+2 बन जाएगा, समझे। n की जगह n+2 आपका यहां पर जो है अपर इंडेक्स आपने चेंज कर दिया है। इतना ही यहां पर मॉडिफिकेशन आई गेस आपने एक्सपेक्ट करना चाहिए। एंड व्हाट हैपेंस हियर, ये सब कुछ अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो मुझे इसको अगले स्टेप में क्या लिखना चाहिए कि देखो 1/n+1 n+2 तो शांति से बाहर बैठे हैं, उनको बैठा रहने दो। अंदर आपके पास में क्या हो चुका है, आपके इसमें 1+2 की पावर में n+2 वाला एक्सपांशन लिखा हुआ आ चुका है। लेकिन ये दो एक्स्ट्रा नेगेटिव क्वांटिटीज भी हमारे पास में है। इनको अगर मैं देखता हूं तो एक क्वांटिटी तो आपकी -1 के बराबर है और एक क्वांटिटी जो है आपकी वो 2 टाइम्स ऑफ n+2 के बराबर है। ध्यान से देखो, 2 टाइम्स ऑफ n+2 के बराबर है। बस हो गया आपका काम, यही आपका आंसर भी है। ऑलराइट, सो क्या किया हमने, बस इतना ही मैनेजमेंट किया है कि हम n+1 n+2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, जो कांस्टेंट क्वांटिटी उसको बाहर निकालेंगे एंड देन ये अगर आपको लिखना ना पड़े तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि यही सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग आपका यहाँ पे काम था कि आपने एक एक चीज यहाँ पे लिखी है। अगर आपको दिखने लग जाता है कि यार यहाँ पर मेरे पास में बन तो वही रहा है 1+ है ना, 1+2 की बार में n+2 बन रहा है, ये अगर आपको दिखना स्टार्ट हो जाए लेकिन देयर आर सम मिसिंग टर्म्स, तो आप उसको लिख के फिर यहाँ पे मिसिंग टर्म्स को है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट करवा सकते हो, राइट। तो आपके यहाँ पर जो फाइनल आंसर आ रहा है उसके अंदर हम क्या नोटिस करते हैं कि हमारे उसमें 3n+2 बना हुआ है, माइनस यहां पे अगर आप देखते हैं तो आपके जो है -2n बनने वाला है एंड देन कांस्टेंट अगर आप देखते हैं तो -1 -4 मतलब -5 आपका कांस्टेंट आने वाला है एंड देन नीचे आपके इसमें यहां पे n+1 एंड n+2 है, ठीक है ना। दिस इज वे इजियर देन एनी अदर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। 3 की पावर में n+2 के साथ में -2n -5 एंड देन नीचे n+1 n+2 मतलब बी ऑप्शन आपके यहां पे करेक्ट बनना चाहिए, ठीक है।
3:n+2 आएगा, ना कि n+1। डन। ऑलराइट, सो हमारे यहां पर एक और टाइप इसी के साथ में कंप्लीट होता है, जहां पर हमें कांस्टेंट्स या तो मल्टीप्लिकेशन में दिखाई देते हैं या फिर डिवीजन में दिखाई देते हैं। टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है कि हम कुछ करके, है ना, वो जो साथ में एक्स्ट्रा चीज मल्टीप्लिकेशन में है उसको गायब करवा दें। ठीक है ना, देखो यहां पर भी हमने गायब करवा दिया है, इससे हमें मतलब नहीं है ज्यादा, है ना, ये हमें परेशान नहीं कर रहा है। ये जो आर वाला क्वांटिटी था ये हमें बेसिकली परेशान कर रहा था, उसको हमने हटाने का तरीका सीख लिया है। ऑलराइट, चलिए अब यहां पर अगला पैटर्न देखते हैं, जिसके अंदर हमें अपर इंडेक्स ही वेरिएबल नजर आने लग जाता है। ठीक है ना, और वहां पर ये आइडेंटिटी है जो हम इस्तेमाल करते हैं, एनसीआर NCR+1 दोनों अगर मिल जाते हैं तो आपको n+1CR+1 देखने को मिलता है। ठीक है ना, कितना मिलता है? n+1CR+1। इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, काफी आसान है यहां पर इसको प्रूव करना, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लिटरली यहां पर दोनों को ओपन करके लिख लो। ठीक है ना, सो आपके इसमें कितना आ जाएगा? n अपॉन n-r, उसके साथ में r, एंड यहां पे आ जाएगा n अपॉन, उसके साथ में आ जाएगा आपका n-r-1 एंड देन आ जाएगा r+1। ठीक है, ऑलराइट, तो इनको मुझे क्या करना है? इनको मुझे ऐड करके देखना है कि फाइनली आंसर हमारा कितना आता है। सो जितना कॉमन हम निकाल सकते हैं उतना कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, सो अगर मैं न्यूमरेटर में देखता हूं तो ऑब्वियसली मैं n कॉमन निकाल सकता हूं। डिनोमिनेटर में अगर मैं देखता हूं तो देखो यहां पर आपके इसमें r दोनों में है, क्योंकि ये r+1 इंटू r है, सो r में कॉमन निकाल सकता हूं। और इन दोनों में से अगर मैं देखता हूं तो n-r-1 एक्चुअली दोनों में है, क्योंकि इसको मैं n-r इंटू n-r-1 लिख सकता हूं। ठीक है ना, सो दिस इज हाउ वी बेसिकली टेक कॉमन। और कॉमन निकालने के बाद में जो अंदर बचेगा उसको नोटिस करो अगर, है ना, तो यहां से n चला गया है, r चला गया है, यहां से आपका 1/n-r बचा है। यहां से अगर देखते हैं तो n जा चुका है, r गया है, मतलब यहां पर आपका 1/r+1 बचा है। ठीक है ना, बस एलसीएम लेके आप यहां पे कंफर्म करोगे तो आपको ऊपर n+1 मिलेगा एंड नीचे आपको n-r इंटू r+1 मिलेगा, जो यहां पे फिर से आपका कंप्रेशन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, कर लो एक स्टेप और यहां पे फिर हम इसके क्वेश्चंस को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। n के नीचे आप यहां पर देखो क्या है? n-r-1 है, उसके साथ में r है, एंड देन ऊपर अगर आप देखते हो तो एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा? r और r कैंसिल करके आपको n+1 मिलेगा, एंड नीचे अगर आप यहां पे देखते हैं तो आपके इसमें n-r एंड देन क्या है आपके इसमें r+1। सो आप नोटिस करते हो कि हर एक फैक्टोरियल अब यहां पे एक चीज है ना, एक स्टेप आगे बढ़ने वाला है। ठीक है ना, this into n is n+1, this into this is basically n-r and this into that is r+1। ठीक है ना, सो ये जो आपने लिख दिया है ये किसके बराबर है? ये n+1 के ही बराबर है। समझे क्या? किसके बराबर है? n+1 डन। सो आपको यहां पे इसको लेकिन याद कैसे रखना है? अगर आप इस पूरे इक्वेशन को याद रखना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि देखो आपके इसमें 2 एनसीआर के टर्म्स होना चाहिए। ठीक है ना, उसमें अपर इंडेक्स आपका सेम होना चाहिए और लोअर इंडेक्स में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, है ना, 1 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। तो ऐसे एनसीआर्स को आप ऐड कर सकते हो, ऐसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को आप मर्ज कर सकते हो, एक सिंगल बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्रिएट कर सकते हो। ये जो सिंगल बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपका क्रिएट हो रहा है उसमें अपर इंडेक्स आपका 1 से इंक्रीज हो जाएगा एंड लोअर इंडेक्स जो बड़ा वाला है वो इस्तेमाल करना है, लोअर इंडेक्स जो बड़ा वाला है उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, तो ये हमारा बेसिकली जो है इसको याद करने का या अप्लाई करने का तरीका होता है। क्या है तरीका? कि पहले तो नोटिस करो कि यार ये आइडेंटिटी आपकी लग भी सकती है कि नहीं। कब लगती है? जब अपर इंडेक्स दोनों के बराबर होते हैं और लोअर इंडेक्स में 1 यूनिट का डिफरेंस होता है। क्या होगा ऐड करते समय? अपर इंडेक्स आपका 1 से इंक्रीज हो जाएगा और लोअर इंडेक्स जो बड़ा वाला है वो हम यूज कर लेंगे। राइट, सो दैट्स हाउ वी गेट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। एंड अब सवाल इसके ऊपर जो आते हैं वो यहां पर देखते हैं, काफी स्टैंडर्ड से और इजी दिखने वाले आपके यहां पर सवाल आपको मिलने वाले हैं। यहां पर दिया है सिग्मा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। आर जा रहा है 0 से लेकर 20 तक एंड वी हैव 50 माइनस RC6। 50 माइनस RC6 के अंदर आप यहां पे अगर वैल्यूज डालना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? आप जैसे जैसे यहां पे R की वैल्यू बढ़ा रहे हो वैसे वैसे अपर इंडेक्स देखो आपका कम होते जा रहा है। तो आपका जो लोअर इंडेक्स है वो तो कांस्टेंट है 6 के बराबर, लेकिन अपर इंडेक्स क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। दैट इज व्हाट इज द टॉपिक, वेरिएबल अपर इंडेक्स। और बनेंगे क्या? बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पे एडिशन में। राइट, सो आपके यहाँ पर जो सीक्वेंस है लेकिन वो जैसे बनेगा उसके अंदर अपर इंडेक्स आपको रिड्यूस होते हुए मिलने वाला है, जबकि जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देख के आए उसके अंदर हमें अपर इंडेक्स इंक्रीज होते हुए मिलता है। सो मैं क्या इस सिग्मा को रिवर्स डायरेक्शन में ओपन कर सकता हूं क्या? ऐसा आप लोगों ने किया पहले कि नहीं किया? ठीक है ना, सिग्मा की वैल्यू में 0 से लेकर 20 तक ही डालूं, जरूरी थोड़ी है, अल्टीमेटली होना तो सिग्मा ही है। मैं 20 से लेकर 0 तक भी वैल्यूज इनपुट में डाल ही सकता हूं। राइट, सो रादर देन हैविंग अ सीक्वेंस जहां पर मुझे अपर इंडेक्स कम होते हुए नजर आ रहा है, मेरे पास में सीक्वेंस आ जाएगा जिसके अंदर मेरे पास में अपर इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है।
सबसे पहले 20 अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 30C6। फिर अगर मैं यहां पे इस्तेमाल करता हूं 19, सो यहां पे कितना हो जाएगा 31C6। फिर ये हो जाएगा 32C6। इस तरह से आपके टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं ऊपर, एंड ये बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 50C6 तक चला जाएगा। 50C6 तक ये चला जाएगा, समझ रहे हो? राइट। सो ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि अब हम यहां पे बहुत ही बेसिक से मैनिपुलेशन की मदद से इसको पूरी तरह से कंप्रेस कर सकते हैं। एक छोटा सा मैनिपुलेशन और सब कुछ यहां पर जो है क्या हो जाएगा, एकदम कोलैप्स हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है ना? कोलैप्स कैसे होने वाला है? आप यहां पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि देखो अभी आपके यहां पर जो है कोई से भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में आपको क्या नहीं नजर आ रहा है, इक्वल अपर इंडेक्स नजर नहीं आ रहा है। तो मैं अभी यहां पे ये चीज अप्लाई तो नहीं कर सकता हूं कि मैं दो को ऐड करके मर्ज कर दूं, क्योंकि दो को ऐड करके मर्ज तभी होता है जब आपके अपर इंडाइसेस इक्वल होते हैं, और लोअर इंडाइसेस में 1 का डिफरेंस भी होना चाहिए। अब लोअर इंडाइसेस तो सब जगह यहां पर आपको 6 के बराबर दिख ही रहा है। अपर इंडेक्स में हम क्या कर सकते हैं, 1 का डिफरेंस लेके यहां पर अपना एक नया टर्म क्रिएट करवा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एक मैंने यहां पर अपर इंडेक्स क्या कर दिया, सॉरी अपर इंडेक्स मुझे सेम लेना है, राइट। अपर इंडेक्स सेम रखते हुए हम यहां पर जो है लोअर इंडेक्स को एक यूनिट बढ़ा ले सकते हैं। सो अगर मैं ये टर्म इंट्रोड्यूस कर दूं 30C7, ऑब्वियसली मैंने इंट्रोड्यूस कर दूं, मुझे यहां पे सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा। ठीक है ना? 30C7 मैंने यहां पे सब्ट्रैक्ट भी करवा के रख लिया है। सो मैथमेटिकली आई हैव नॉट मेड एनी चेंज। लेकिन अब इसको इंट्रोड्यूस करने से क्या हो रहा है कि ये दोनों अब मर्ज होना स्टार्ट हो रहे हैं। ये दोनों टर्म्स आपके मर्ज होंगे। ये दोनों टर्म्स अगर आपके मर्ज होंगे तो बनेगा क्या यहां पर, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी लग रही है अपर इंडेक्स इक्वल है, लोअर इंडेक्स में 1 का डिफरेंस है। तो होता क्या है, रिजल्ट जो आते हैं उसके अंदर अपर इंडेक्स एक बड़ा हो जाता है तो 31 आ जाएगा, लोअर इंडेक्स बड़ा वाला इस्तेमाल करना होता है तो ये 7 बन जाएगा। अब ये जो आपका टर्म बना है ये आगे चल के किसके साथ में मर्ज हो सकता है, वो इसके साथ में मर्ज हो सकता है, राइट। 31C6 एंड 31C7 ये आपस में मर्ज हो सकते हैं क्योंकि इनके अपर इंडेक्स सेम है और लोअर इंडेक्स में 1 का डिफरेंस है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मर्ज होकर क्रिएट कर देगा 32C7। कैसे मर्ज करते हैं, अपर इंडेक्स को एक से बड़ा कर देना है और लोअर इंडेक्स जो बड़ा वाला है उसको यूज करना है। अपर इंडेक्स को एक से इंक्रीज कर दिया, लोअर इंडेक्स जो बड़ा वाला था उसको यूज कर लिया है। लेकिन जैसे अब ये आपको मिलता है तो ये किसके साथ में मर्ज हो जाएगा, ये इस आगे वाले टर्म के साथ में मर्ज हो जाएगा, राइट। और ये अगर मर्ज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहां पर आपका जो रिजल्ट है वो 33C7 आपको मिल जाएगा। सो इस तरह से यहां पर आपके सारे टर्म्स मर्ज होते जाएंगे, मर्ज होते जाएंगे, मर्ज होते जाएंगे, एंड लास्ट में ये वाला टर्म जो है 56 ये भी मर्ज हो जाएगा। तो बनेगा क्या उसके बारे में सोचना है। तो अगर सोचो कि अगर यही आपका लास्ट टर्म होता, अगर यही आपका लास्ट टर्म होता तो आप क्या बोलते कि जो लास्ट टर्म है, मुझे रिजल्ट में ऐसा लग रहा है कि देखो अपर इंडेक्स भी उसका बढ़ चुका है, लोअर इंडेक्स भी उसका बढ़ चुका है, ऐसा लग रहा है अगर यही आपका लास्ट टर्म है तो। लेकिन लास्ट टर्म तो ये है, तो आपको कैसा नजर आएगा, लास्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हो तो आपको क्या नजर आने वाला है, लास्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से, है ना। डायरेक्टली नहीं मर्ज होंगे, अभी बीच में बहुत सारे मर्जिंग है, इसलिए यहां पर डॉटेड लाइन मैंने यहां पर बनाई है ना, क्योंकि बहुत सारा काम अभी हमने यहां पे बस इमेजिन कर लिया कि होगा, राइट। ऐसा इमेजिन करो कि देखो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो इसको रिजल्ट को, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिजल्ट को देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये भी बढ़ गया हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर ये भी बड़ा हो गया मतलब 51 बन जाएगा, एंड ये भी बड़ा हो गया मतलब 7 बन जाएगा, ठीक है ना। एंड 30C7 तो आपके इसमें अलग से यहां पे पहले से मौजूद था। तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनता है 51C7 माइनस 30C7, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, राइट। सो ये आपका काफी सिंपल पैटर्न है वेरिएबल अपर इंडेक्स के अंदर, क्योंकि आपको हर बार सोच ऐसी ही रखनी है कि आपका ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाए, राइट। सो होपफुली आपको यहाँ पर ये है ना इजी लगेगा एज कंपेयर टू एनी अदर पैटर्न। एंड वन ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी समथिंग लाइक दिस एज वेल। कोएफिशिएंट ऑफ x⁻7 आपको निकालना है इस एक्सप्रेशन में। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप पहले यहाँ पे इसको जीपी से कंप्रेस करके एक सिंगल एक्सप्रेशन बना सकते हो, और उस सिंगल एक्सप्रेशन में आप यहाँ पे x⁻7 ढूंढने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो भी एक तरीका है, लेकिन और भी एक तरीका जो हम यहाँ पे काफी इजीली सोच सकते हैं वो क्या है कि हम हर एक टर्म के अंदर x⁻7 निकाल लेते हैं ना कितना आएगा, और फिर उन सब वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, राइट। सो इन जनरल अगर आप यहां पे देखते हैं तो आपके इसमें 1 + x⁻n का जनरल टर्म कितना होता है, 1 + x⁻n का जो जनरल टर्म होता है वो होता है आपका कितना, जनरल टर्म अगर हम यहां पे लिखते हैं तो हो जाएगा आपका NCR x⁻r, ये होता है, राइट। NCR x⁻r, राइट। सो अगर मैं 1 + x⁻10 में x⁻7 निकालना चाहता हूं तो n की जगह 10 और r की जगह 7 डालना है, इसका मतलब तो कितना आ जाएगा 10C7 आ जाएगा। जल्दी बताओ,
हर एक टर्म से मैं क्या करना चाहता हूं, हर एक टर्म से मैं यहां पर x⁻7 एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। सो 10c7 आएगा x⁻7 के साथ में। अगर मैं अगले टर्म में देखता हूं तो यहां पर क्योंकि एक x ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, तो बचे हुए से मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए। याद है आपको कॉन्ट्री टेक्निक हमने डिस्कस करी थी लेक्चर 1 में, राइट। क्योंकि मुझे चाहिए x⁻7 लेकिन मुझे यहां पर ऑलरेडी एक x दिख रहा है, तो मैं यहां पे ढूंढना चाहूंगा x⁻6। तो हमारा n का वैल्यू है 9 और ढूंढना चाह रहे हैं x⁻6, तो r का वैल्यू 6, मतलब यहां पे आ जाएगा 9c6। कितना आ रहा है 9c6। अगर ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, अगले टर्म को देखता हूं, तो यहां पर मेरे पास में जो एक्सप्रेशन अभी दिखाई दे रहा है, इसके अंदर n का वैल्यू हो चुका है 8, लेकिन क्योंकि x स्क्वायर ऑलरेडी है, तो मेरी रिक्वायरमेंट टोटल x⁻7 मीट करने के लिए यहां से मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, यहां से कंट्रीब्यूशन x⁻5 का है। तो क्योंकि पावर 5 हमें यहां पे चाहिए, मतलब r की वैल्यू 5 फिक्स हो गई, n का वैल्यू 8 फिक्स हो गया, मतलब यहां पे बनेगा 8c5। सो आपको यहां पर मिल रहा है 8c5। एंड आई गेस अब आप यहां पे समझ चुके हैं कि आपका यहां पर जो है एक सीक्वेंस इस तरीके से क्रिएट हुआ है, जिसके अंदर अपर इंडेक्स भी कम होते जा रहा है और लोअर इंडेक्स भी उसी स्पीड से कम होते जा रहा है, ठीक है ना, वो भी एक एक स्टेप आपका कम हो रहा है। तो अगर आप इस तरह से कम करते जाएंगे तो आपके इसमें यहां पे जो लास्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 3c0 आ जाएगा। जल्दी बताओ 3c0 आएगा क्या यहां पे, क्योंकि मैं इसके नीचे तो जा ही नहीं सकता। आप यहां पर सोचो कि हमारे पास में कोई तो एक यहां पे टर्म आएगा बीच में, जहां पे x⁻7 एक टर्म आपके इसमें बीच में कहीं ना कहीं आने वाला है, जहां बाहर ही x⁻7 लिखा हुआ है। ये तो x⁻10 तक जा रहा है। सो बाहर अगर x⁻7 लिखा हुआ है तो 1 + x की पावर में कितना लिखा हुआ होगा, 3 लिखा हुआ होगा। क्यों, क्योंकि हमें नोटिस कर रहे हैं कि यार देखो आपका बाहर वाला जो पावर है और ये जो ब्रैकेट का पावर है, इनका एडिशन 10 के बराबर है। मतलब बाहर वाला पावर अगर 7 है तो यहां पे ब्रैकेट की पावर आपको 3 करना पड़ेगा। तो ये आपका लास्ट टर्म है। इसके बाद में क्योंकि x⁻8 आ जाएगा, तो x⁻8 वाले लोकेशन से तो मुझे x⁻7 मिल ही नहीं सकता, x⁻9 से भी नहीं मिल सकता, x⁻10 से भी नहीं मिल सकता। तो आगे के जो टर्म्स है वैसे भी हमारे लिए वेस्ट है, राइट। सो द लास्ट टर्म विच कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स x⁻7 इज बेसिकली दिस, जहां पे हमारा एक्सपेक्टेशन इससे कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी हम x⁻7 पे बैठे हैं, हमें x⁻0 चाहिए यहां से। सो अपर इंडेक्स तो आपका 3 यहां पे फिक्स कर दिया है, लेकिन यहां पे x⁻0 है, इसलिए r की वैल्यू हमने 0 फिक्स कर दी है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आपका इस तरीके से नजर आपको आ रहा है, राइट। सो इफ यू वांट यू कैन अगेन डू दैट सेम थिंग, कि हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स डायरेक्शन बेसिकली लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। या फिर चलो चलने दो, रिवर्स डायरेक्शन में ऐड करने की कोशिश कर लेंगे, क्या दिक्कत है, राइट। लेकिन हमने जो भी यहां पे आइडेंटिटी पढ़ी है, आपने यहां पे नोटिस किया होगा कि हमें पिछले क्वेश्चन में फायदा क्यों मिला है, क्योंकि यहां पे सारे के सारे आपके जो लोअर इंडेक्सेस थे वो फिक्स थे। तो यहां पे लेकिन क्या हो रहा है, दोनों चेंज हो रहे हैं, अपर इंडेक्स भी चेंज हो रहा है, लोअर इंडेक्स भी चेंज हो रहा है। तो पहले तो हम यहां पे अप्लाई करेंगे क्या, NCR = NCn-r। NCR = NCn-r, ये बेसिकली हमें यहां पे सबसे पहले अप्लाई करके अपने लोअर इंडेक्सेस को क्या कर लेना चाहिए, फिक्स्ड कर लेना चाहिए। देखो यहां पर क्या बन जाएगा, NCR = NCn-r करके ये 10c3 बन जाएगा, ये आपका 9c3 बन जाएगा, ये हो जाएगा 8c3। ऐसे करते करते आपके इसमें यहाँ पे क्या क्या टर्म्स हैं, यहाँ पर आपके इसमें आ जाएगा 5c3, 4c3 एंड 3c3, है ना। आखिरी के कुछ टर्म्स यहाँ पे लिख लिए मैंने, ताकि यहाँ पर पैटर्न नोटिस करना हमारे लिए आसान हो जाए, राइट। सो अगेन आई नीड टू बेसिकली कम अप विद सम आइडिया, जिसकी मदद से यहाँ पर मैं इनका मर्जिंग आसानी से कर पाऊँ, क्योंकि है तो ये अपर इंडेक्स वेरिएबल वाला ही सवाल, अपर इंडेक्स वेरिएबल वाला सवाल यहाँ पर जो है हमें नोटिस करना है। और स्टार्ट कहाँ से करना है, लोअर वैल्यू से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि लोअर वैल्यू मर्ज होके हायर वैल्यू में कन्वर्ट करना हमें आता है। लोअर वैल्यू को हायर वैल्यू, मतलब हायर अपर इंडेक्स में कन्वर्ट करना हमें आता है, ठीक है ना। सो दैट इज द रीजन कि हम ये ऐसा सोच रहे हैं, इस तरफ से सोचना स्टार्ट करना चाहते हैं। सो अब यहां पर सोचो कि अभी इन दोनों का मर्जिंग तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपर इंडेक्स ही आपके सेम नहीं है। अपर इंडेक्स अगर यहां पे 4 है तो यहां पर भी 4 होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि मैथमेटिकली दिस क्वांटिटी 3c3 इज ऑल्सो 1 एंड 4c4 इज ऑल्सो 1, है ना। यहां पर ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 के ही बराबर है। तो कर लेते हैं हम, यहां पे 3c3 को 1 लिखते हैं और वो 1 को 4c4 लिखते हैं, ऐसा मान लो, ठीक है ना। या फिर आप ये बोल सकते हो कि मैंने 4c4 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 4c4 आ गया और दूसरा जो 4c4 है ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। जैसे भी आप यहां पे समझना चाहते हो समझो, लेकिन यहां पे 4c4 पहले इमेजिन करो। 4c4 अगर आप इमेजिन कर लेते हो तो आपका फिर से यहां पर जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा, कि ये दोनों अगर मर्ज होंगे तो क्या होगा, ये दोनों मर्ज होंगे तो आपके इसमें यहां पे बेसिकली 5c4 बनेगा। 5c4 अगर बन गया है तो ये दोनों मर्ज होंगे और क्या बनेगा, ये दोनों मर्ज होंगे और आपका यहां पे 6c4 बनेगा, समझे। सो हो क्या रहा है, बेसिकली जो भी क्वांटिटी आपका ग्रीन वाला मर्ज हो रहा है उसको क्या नजर आ रहा है कि क्या बन गया, किसके साथ में मिलकर बना वो बात की बात है। लेकिन इसको देखने से क्या लग रहा है कि मैं जब मर्ज हुआ तो फाइनल रिजल्ट में ऐसा लग रहा है कि अपर इंडेक्स भी मेरा इंक्रीज हो गया है, लोअर इंडेक्स भी मेरा इंक्रीज हो गया है,
राइट। सो जब ऐसा करते करते चीजें मर्ज होंगी तो एंड में जब ये मर्ज होगा तो इसको भी क्या लगना चाहिए, वही सेम फीलिंग आना चाहिए इसको भी, कि फाइनली क्या हो गया है, मेरा अपर इंडेक्स भी 1 से इंक्रीज हो गया है और लोअर इंडेक्स भी 1 से इंक्रीज हो गया है, और 11C4 ही फिर आपके यहां पे फाइनल आंसर बनना चाहिए। समझे क्या? ऑलराइट, सो इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू एंड चेक ऑप्शंस, क्या आपका ऑप्शन यहां पर करेक्ट होना चाहिए। क्या आएगा यहां पर, फाइनल आंसर तो हमारा आ ही चुका है, जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज बेसिकली 11C4। 11C4 लेकिन होता कितना है, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, और नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2, राइट। सो यहाँ से 8 कैंसिल करवा लो, उसके साथ में यहाँ पे 3 इंट्रोड्यूस करवा लो, सो 330 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 330 मतलब क्या है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट है। डन। सो अपर इंडेक्स वेरिएबल इस तरीके से आपके यहां पर ऑपरेशन में आता है। एंड नाउ देयर आर फ्यू मिसलेनियस सीक्वेंसेस जिनके ऊपर हम, बिफोर दैट वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट जो है आइडिया, सो सॉरी, है ना, हमारा लेक्चर ऑलरेडी यहां पर जो है 1.5 घंटे के आसपास का हो चुका है, मुझे लगा कि इतना टाइम सफिशिएंट था, बट नहीं, वील नीड अनदर आई थिंक 15 मिनट्स 20 मिनट्स टू कंप्लीट द सेशन। दो हमारे पास में केसेस अभी यहां पर बचे, एक तो प्रोडक्ट वाला है और उसके बाद में मिसलेनियस सीक्वेंसेस भी हम यहां पे कवर इसी वीडियो में करना चाहते हैं, ठीक है ना। मतलब एक कंप्लीट आपका एक तरीके से वन शॉट हो गया है, आपको इतना अगर आ गया है करते तो आपको अब बाकी सारे सवाल जो दिखाई देंगे वो इनके ही कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस नजर आएंगे, ठीक है ना। लर्निंग के लिए आपको यहां पर जो और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सो हमारे पास में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स नजर आते हैं, तो उसको पहले हम यहाँ पे प्रैक्टिकल सिनेरियो से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड एक बार अगर हम सॉल्व कर लेते हो तो उसको एज ए रिजल्ट फिर हम याद रखते हैं, ठीक है ना। सो हमारे यहाँ पर आइडिया क्या है, टू अंडरस्टैंड कि यार ये सिनेरियो हम कैसे आंसर कर सकते हैं। सोच के देखो, आपको अगर मैं कहता हूं कि आप जो है 10 बॉल्स बेसिकली सिलेक्ट करो, और मैंने एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है जिसके अंदर ग्रीन बॉल्स है 30, और दूसरा बॉक्स रखा हुआ है जिसके अंदर 20 ब्लू बॉल्स है, राइट। ये टेबल के ऊपर मैंने यहां पे रखा हुआ है, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो, या फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि एक बहुत बड़ा बॉक्स है ना, इसका टॉप व्यू ले रहे हैं ऐसा मान सकते हो। मैं ऐसा टॉप से देख रहा हूं, तो एक बहुत बड़े बॉक्स के अंदर दो छोटे बॉक्सेस मैंने रखे हुए हैं, एक बॉक्स है जिसके अंदर क्या है 30 ग्रीन बॉल्स है, और एक है जिसके अंदर 20 ब्लू बॉल्स है। मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप जाके क्या करूं, आप यहां पे 10 बॉल्स सिलेक्ट करके मुझे लेके आओ, है ना, ये मैंने आपको काम दिया है। अब हम जानते हैं कि एनसीआर जो यहां पर हमारा स्टैंडर्ड आइडिया है वो क्या है, एनसीआर होता है बेसिकली एन ऑब्जेक्ट्स में से क्या करना है आपको, एन ऑब्जेक्ट्स में से आपको आर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, ऑलराइट। अच्छा, यहां पर भी फर्दर यहां पर बोलना ठीक रहेगा कि हमारे पास में यहां पे जो 30 ग्रीन बॉल्स है वो आपस में अलग है, साइज में अलग हो सकते हैं, शेड्स में अलग हो सकते हैं, या फिर उनके ऊपर नंबरिंग है 1 से लेकर 30 तक, ऐसा मान लो। एंड यहां पर भी आपके जो ब्लू बॉल्स हैं सबके सब डिस्टिंक्ट है, तो आपके यहां पे ब्लू बॉल्स भी B1 B2 B3 ऐसे B20 तक नंबरिंग है उनके ऊपर, ठीक है ना। सो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो मेरे पास में यहां पर होते हैं, उनमें से आर ऑब्जेक्ट्स को अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं यहां पे एनसीआर वाला फॉर्मूला बेसिकली इस्तेमाल करता हूं, ठीक है ना। ऑलराइट, सो अब यहां पे दो टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। मैंने अगर क्लास में ये टास्क दिया है तो बच्चे दो तरीके से सोच सकते हैं। एक बच्चा सोच सकता है कि यार सर ने बोला है कि मुझे ना 10 बॉल सिलेक्ट करके लाके दो, तो वो बड़े ही प्रिसाइजली यहां पे जो है अपनी चीजें इवैल्यूएट कर रहा है। वो बोल रहा है कि यार मैं ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास में दो अलग अलग शेड्स ऑफ बॉल्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। एक ग्रीन शेड की बॉल है, एक आपकी ब्लू शेड की बॉल है। तो बोलेगा कि यार मैं पहले डिसाइड करता हूं कि मुझे क्या 10 के 10 ग्रीन लेके चलना है। बोलते हैं हाँ, ये भी एक केस हो सकता है कि मैं 10 के 10 ग्रीन लेके चलूं, एंड देन मैं 20 में से एक भी ना लेके जाऊं, क्योंकि सर ने तो ये नहीं बोला है ना कि मुझे कितनी ग्रीन और कितनी ब्लू चाहिए, इसलिए ये वन ऑफ द केसेस है। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, या फिर मैं डिसाइड कर सकता हूं कि यार मैं 30 में से 10 नहीं लूंगा, 9 लूंगा, एंड देन ये जो 20 है उनमें से 1 लूंगा। सो मेरे पास में अब यहां पे थोड़े कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं ग्रीन और ब्लू के। या फिर मैं ये सोच सकता हूं, ये भी पॉसिबल है कि 30 में से मैं 8 बॉल्स ले लेता हूं, एंड देन मैं 20 में से 2 बॉल्स ले लेता हूं, एंड इस तरह से मैं यहां पे करते जा सकता हूं। कब तक करते जा सकता हूं, जब तक मैं यहां पे सारी की सारी ब्लू लेने के लिए एग्री ना कर लूं। तो हो सकता है कि मैंने बोला कि नहीं यार मुझे ग्रीन चाहिए ही नहीं, मुझे सारी की सारी यहां पर जो है ब्लू ही चाहिए, राइट। क्या ऐसा काम किया जा सकता है? आप पहले तो ये सोचो कि अगर मैंने आपको यहां पर बोला कि यार एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर 2 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ठीक है ना। आपको अब मुझे जो है टोटल 10 बॉल्स निकाल कर लेके आना है, ठीक है ना। ये मैंने आपको टास्क दिया है। आप डिटेल में अगर जाओगे तो ये आपका डिटेल है
कि कैसे हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। यहां से 10, यहां से 0, यहां से 9, यहां से 1, यहां से 8, यहां से 2, यहां से 7, यहां से 3, इस तरह से करते करते यहां से 0, यहां से 10, इतने सारे आपके केसेस यहां पर बनाए जा सकते हैं, राइट। लेकिन एक बच्चा है ना, उसने बोला कि मैं इतना क्यों सोचूं। आपको अगर मतलब ही नहीं है कि मैं कौन से कलर की बॉल निकाल रहा हूं, राइट, अगर आपको नहीं मतलब है, आपको केवल 10 बॉल्स से मतलब है, तो मैं तो ये मानता हूं ना कि मेरे पास में 50 बॉल्स हैं और मैं कोई से भी 10 यहां पे उठा के लाना चाहता हूं। अगर मैं ऐसे सोचूंगा तो भी मेरा यहां पर आंसर तो सही ही आना चाहिए प्रैक्टिकली, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। आपने क्या किया, ये दोनों छोटे छोटे जो है आपके बॉक्सेस उठाए और सारे के सारे बॉल्स आपने एक बड़े बॉक्स के अंदर मर्ज कर दिए, ठीक है ना। तो आप बोलो कि मेरे पास में तो 50 बॉल्स हैं और मैं इन 50 में से कोई से भी 10 बॉल्स आपको लाके दे दूंगा, सर क्या दिक्कत है, राइट। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया काम है। इनफैक्ट यही है वो कॉन्सेप्ट जो हम यूज करना चाहते हैं, समझ रहे हो। यही है वो कॉन्सेप्ट जो हम यूज करना चाह रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि ये जो आपके सामने यहां पे आ चुका है, ये क्या है, ये एक सीरीज है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हो रहा है। ये एक सीरीज है ना, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग इस तरह से है, और उसके अंदर जो टर्म्स है वो कैसी हैं, प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो इसका आंसर अगर आपको लिखना है तो इसका आंसर डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो प्रैक्टिकली, क्योंकि ऐसा करो चाहे ऐसा करो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ प्रूफ कि ये आपका वर्क हमेशा करना चाहिए। लेकिन आप यहां पे देखते हो कि हमारे यहां पे रिक्वायरमेंट क्योंकि 10 का था, तो आपने क्या ध्यान रखा था, आपने इस बात का ख्याल रखा था कि आपके यहां पे लोअर इंडाइसेस का सम 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि लोअर इंडाइसेस का सम ही आपको यहां पर बता रहा है कि आपने कितनी बॉल्स का सिलेक्शन किया है, ठीक है ना। सो आपने क्योंकि 10 बॉल्स का सिलेक्शन करना चाहिए था, इसलिए यहां पर आपने नीचे भी यहां पे गारंटी किया है कि आपके यहां पे सम ऑफ लोअर इंडाइसेस 10 के बराबर आना चाहिए। सो जब भी आपके इसमें यहां पे सीरीज कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स टारगेट होता है सॉल्व करना, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप कैसे बता सकते हो, अपर इंडाइसेस को ऐड कर दो, दोनों बॉल्स आपने मर्ज कर दी, दोनों बॉल्स मर्ज कर दी मतलब 30 एंड 20 बॉल्स आपने मर्ज करके 50 बना दिया। एंड जो आपके लोअर इंडाइसेस का रिक्वायरमेंट है उनको भी मर्ज कर दो। लोअर इंडाइसेस में आपका रिक्वायरमेंट बहुत ही क्लियरली यहां पे जो सम है वो 10 के बराबर मिल रहा है, तो वही यहां पर आपको कर देना होता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे रिजल्ट अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो रिजल्ट को कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है, रिजल्ट में हम ऐसा कुछ लिखेंगे कि यार आपके पास में ये आ गया क्वेश्चन, राइट। वो प्रैक्टिकल सिनेरियो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अभी दिखाई थ्योरी देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, अच्छा बीच वाली चीजें एक्चुअली देखने की जरूरत नहीं है, आप तो यहाँ पर डायरेक्टली रिजल्ट देखो क्या है। अगर आपके इसमें क्या है, आपके इसमें यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है जिनका मुझे सम करना है, राइट। चीजें अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करते हैं तो आपको कहां से लेके कहां तक जाना है, आपको बेसिकली यहाँ पे MCR NC0 है ना, यहां से अपना डिस्कशन स्टार्ट करना है। धीरे धीरे आपने क्या किया है, ये मैनेज किया है कि R की वैल्यू धीरे धीरे आपकी यहां पे अगर कम होती जा रही है तो यहां पे 0 की वैल्यू आपकी बढ़ते बढ़ते R तक जा रही है, ठीक है ना। मतलब आपके यहां पर जो सम ऑफ लोअर इंडाइसेस है, जो आपका सम ऑफ लोअर इंडाइसेस है आपने यहां पर मेंटेन कर रखा है हमेशा R के बराबर, ठीक है ना। सो इट इज वेरी सिमिलर टू द सिनेरियो कि हमने यहां पर जैसे 10 बॉल्स फिक्स करके रखे थे, हमें तो 10 बॉल्स का सिलेक्शन करना है, राइट। लेकिन ये कौन सा वाला बच्चा है, ये वाला स्टूडेंट है जो बेसिकली एकदम एक एक केस को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है कि मैंने कैसे 10 बॉल्स का सिलेक्शन किया होगा। पहले वाले बैग में से R उठाए मैंने, दूसरे वाले बैग में कुछ नहीं उठाए। पहले वाले बैग में से R-1 उठाए, दूसरे वाले में से 1 उठाया। पहले वाले बैग में से मैंने R-2 उठाया, दूसरे वाले में से मैंने 2 उठाए। या फिर ऐसा करते करते पहले वाले में से कुछ नहीं उठाया और मैंने दूसरे वाले में से ही सारे के सारे R का सिलेक्शन कर लिया है। ये जो कंप्लीट सिनेरियो, इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कैसे किया जा सकता है, M और N मिक्स कर दो ना आप, M और N आप मिक्स कर दो, और आपकी जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, R का सिलेक्शन रिक्वायरमेंट है, तो आप यहां पे लोअर इंडेक्स को भी ऐड कर दो। सो अपर इंडेक्स को ऐड कर दो एंड लोअर इंडेक्स को ऐड कर दो, यही आपका आंसर होता है, समझे क्या। अपर इंडेक्स को ऐड कर दो, लोअर इंडेक्स को ऐड कर दो, यही आपका इस तरह के सिचुएशन में आंसर निकल कर आता है। सो लेट अस ट्राई एंड अप्लाई दिस इन क्वेश्चंस। अच्छा हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट आइडिया है कि कभी कभी क्या होता है, आपके यहाँ पे लोअर इंडाइसेस का जो सम है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा होता है, जो कि आना चाहिए। आपका लोअर इंडाइसेस का सम कांस्टेंट आना चाहिए टू अप्लाई दिस रिजल्ट, लेकिन नहीं आ रहा होता है, उनका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा होता है। डिफरेंस अगर आपका कांस्टेंट आ रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो NCR इक्वल टू NCN-R, और जैसे आप ये अप्लाई करोगे तो आपका अब जो सम है वो कांस्टेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में करके देखेंगे अगर जरूरत पड़ती है तो आपको यहां पर ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि NCR इक्वल टू NCN-R करने से जो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा था वो सम कांस्टेंट में कैसे तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। वो हम यहां पे देख लेंगे एक बार। सो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। द वैल्यू ऑफ R फॉर विच दिस सम इज मैक्सिमम। तो पहले तो सम निकालते हैं कितना है और फिर वो मैक्सिमम करने के लिए आपका R का वैल्यू कितना होगा वो डिस्कस करेंगे।
सो यहां पर आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली आपको यहां पर जो अभी सिखाया गया है वही यहां पर जो है क्वेश्चन में लिखा गया है कि यार आपके इसमें प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल टर्म्स है जिनको ऐड करके आपको वैल्यू निकाल के बतानी है। सीरीज कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स, ये एग्जैक्टली वही टॉपिक नजर आ रहा है। लोअर इंडाइसेस का सम भी अगर आप देखते हो तो हर जगह आर के बराबर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों बैग्स के अंदर जो बॉल्स थे 20-20 उनको मर्ज करके 40 कर देना है और बोलना है कि आपको आर का सिलेक्शन ही तो चाहिए ना यार, ये सब कुछ जो आप इतना सारा कर रहे हो हमें पता है कि ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको आर चीजें सिलेक्ट करनी थी, राइट। तो हमने बोला कि ऊपर वाले को भी ऐड कर देते हैं, नीचे वाले को भी ऐड कर देते हैं और इसका फाइनल आंसर 40 CR बता ही देते हैं। और अगर इसका आंसर आपने 40 CR बता ही दिया है तो क्या आप जानते हैं कि NCR का वैल्यू सबसे बड़ा कब होता है? जब आप यहां पे एग्जैक्टली बीच में जाते हो, है ना, आपका बायनोमियल कोएफिशिएंट नहीं। सो बायनोमियल कोएफिशिएंट आपके मिडिल टर्म का सबसे बड़ा होता है, हमने ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं डिस्कस की हुई है ना। सो मिडिल टर्म के लिए क्या होगा, आर का वैल्यू 20 के बराबर निकल कर आएगा ना, तो यही है बस आपका यहां पे आंसर, ठीक है। और ये चीज तो शायद आपने नोटिस कर भी ली होगी कि हम यहां पे जब हम यहां पे अपर इंडेक्स से एकदम दूर होते हैं या फिर अपर इंडेक्स के एकदम नजदीक होते हैं तो आपका यहां पर क्या होता है, आपका यहां पे आंसर एक्चुअली छोटा होता है। जितना हम अपर इंडेक्स से दूर जा सकते हैं उतना ही हमें फायदा मिलने वाला है, राइट। तो मिडिल में आके आपको यहां पे सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, मिडिल टर्म का बायनोमियल कोएफिशिएंट क्योंकि आपका सबसे बड़ा है, तो हम यहां पे डायरेक्टली जो है इसके अंदर 20 आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहां तक आना ओरल है हमारे लिए, अब इसका कोई कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं, आप अपर इंडेक्स को ऐड कर लो, लोअर इंडेक्सेस को ऐड करो, यहां पर फाइनल वैल्यू लिखो, राइट। अब इसके ऊपर जो सवाल आते हैं वो कैसे आ सकते हैं, वो ऐसे कुछ सवाल आपको मिल सकते हैं, और ये आपका थोड़ा सा पुराना सवाल है लेकिन जेईई एडवांस का सवाल है, ठीक है ना, अच्छा सवाल है। आपको यहां पर x निकालने के लिए बोला गया है और यहां पर ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है इस तरह से दे दी है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके जो प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स है वो भी है क्योंकि स्क्वायर है, और साथ में एक्स्ट्रा क्वांटिटीज भी मल्टीप्लिकेशन में है, दैट इज व्हाई दिस इज एडवांस का सवाल, ठीक है ना। लेकिन तब भी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये बहुत आसान आपका सवाल बन जाएगा, राइट। स्पेशली आपका जो सिग्मा वाला आइडिया है ना, यहां पर जो इसके पहले हमने कवर किया था वो आपको यहां पर क्लियर तो होना ही चाहिए, राइट। सो लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड कि यार इसको बिगिन कैसे करना चाहिए। किसी भी सीक्वेंस, किसी भी आपको यहां पे बायनोमियल सीक्वेंस वाला अगर क्वेश्चन है, आपको इसमें सिग्मा करना है तो नोटेशन इंट्रोड्यूस करने से आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, ठीक है ना। आप पहले यहां पे सिग्मा नोटेशन के फॉर्मेट में क्या करो, अपने क्वेश्चन को कंप्रेस करके लिखो। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि यार देखो आपका जितना भी आर है उतना ही मल्टीप्लीकेशन में, जितना आर है उतना मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब ये आर इंटू 10CR का स्क्वायर है। सो 10CR को मैं क्या कर सकता हूं, इस तरीके से 10CR करके लिख सकता हूं, किसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अगले स्टेप में इस 10CR से मैं 10 और R एक्सट्रैक्ट करवाने वाला हूं। क्या एक्सट्रैक्ट करूंगा, 10 और R, ठीक है। R की वैल्यू 1 से लेके आपके यहां पर स्टार्ट हो रही है एंड 10 तक जा रही है। अगर मैं इस क्वांटिटी से 10 और R एक्सट्रैक्ट कराता हूं तो ये 9 और R-1 बन जाएगा, राइट। इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे फायदा ये हो रहा है जो भी हम सीख के आए हैं, है ना, पिछले टॉपिक में, कि जब भी कोई चीजें प्रोडक्ट में होती है तो हमें एक्सट्रैक्ट करके फायदा मिलता है, अगर चीजें डिनोमिनेटर में होती है तो फिर अंदर पुश करके फायदा मिलता है, ठीक है ना। वो वाला कॉन्सेप्ट हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। एंड यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 10 हम यहां से बाहर निकाल सकते हैं, राइट। सो अब आपके इसमें 2 टर्म्स आ रहे हैं। अब ये हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन किसका बन चुका है, सीरीज कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स, वो आपके यहां पर बन चुका है। लेकिन अब अगर आप यहां पे देखते हो तो आपका जो लोअर इंडाइसेस का सम है वो एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है, आपका जो लोअर इंडाइसेस का डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। इनका डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट के बराबर है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट के बराबर है। लेकिन अगर आप यहां पे लेटर से इसको मॉडिफाई कर लेते हो और इसको बोलते हो कि यार ये तो 10CR जो है ना, ये 10C 10 - R के ही बराबर है, तो सडनली आप यहां पे नोटिस करोगे कि अब इनका एडिशन एक्चुअली क्या हो गया है, 9 के बराबर आ गया है। आर की वैल्यू आप चेंज करोगे, इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, आर की वैल्यू आप चेंज करोगे, लेकिन आर की वैल्यू जो भी हो, आर और आर तो हमेशा कैंसिल होगा ही, और यहां पे 10 - 1 करके आपको 9 मिलेगा ही। मतलब लोअर इंडाइसेस का अब आपका सम भी क्या हो चुका है, कांस्टेंट आ चुका है। किसके बराबर आ चुका है, 9 के बराबर आ चुका है, ठीक है। सो बस आपके यहां पे काम हो गया। आपको अब क्या करना है, आपको x की डायरेक्टली वैल्यू ही लिखनी है, 10 बाहर आ जाएगा एंड देन आपको जो आंसर है उसके अंदर क्या होगा, अपर इंडाइसेस को ऐड करना है, मतलब 19, इनको ले लो चाहो तो, अपर इंडाइसेस को ऐड करना है मतलब 19, या आप चाहते हो एक स्टेप और कर दूं मैं यहां पे, 9CR-1 यहां पर लिख लेते हैं। यहां पर जो आपका 10 है वो बाहर चला गया है, राइट, और यहां पे R की वैल्यू आपकी 1 से लेके 10 तक जा रही है, ऑलराइट। ये आपका x का वैल्यू है, ऑलराइट। ये पूरा एक्सप्रेशन है। तो यहां पर आप देख लो कि आपके इसमें यहां पे जो अपर इंडाइसेस का सम है वो कितना है, 19। लोअर इंडाइसेस का जो सम है वो कांस्टेंट है, किसके बराबर है, 9 के बराबर है, राइट। यही आपका x का वैल्यू है भाई, यही आपका x का वैल्यू है ना।
पहला स्टेप कंप्रेस हमने किया, दूसरे स्टेप में हमने प्रॉपर्टी लगाई, तीसरे स्टेप में एक्स आ चुका है। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसा नहीं कि जेई एडवांस के अंदर आपको एकदम ही जो है परेशानी आ जाएगी सॉल्व करने में। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहती है तो हम काफी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें निकालना लेकिन x अपॉन 1430 है, ठीक है ना। मतलब आपको यहाँ पे 10 अपॉन 1430 एंड देन इस क्वांटिटी को आप सिंप्लीफाई करना है। सो कितना आ जाएगा 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, राइट। इतने सारे टर्म्स आपके इसमें यहाँ पे आने वाले हैं। और डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा आपका यहाँ पे 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कितना बनता है, ये बन जाएगा आपका 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। इस तरह से आपके इसमें इतने सारे टर्म्स हैं। कैंसिलेशन कराना अब यहाँ पर आपका बनता है, कैंसिलेशन करा लो। एक कैंसिलेशन में आपको पहले यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये 1430 जो दिया हुआ है एक्चुअली अच्छा क्वांटिटी है। एक तो जीरो यहाँ से कैंसिल होते हुए दिख रहा है, और 1430 जो है ये एक्चुअली क्या है, 1430 ये 13 इंटू 11 है। क्या है ये 13 इंटू 11 है, ठीक है ना। सो ये जो आपका क्वांटिटी है ये इसके साथ में और इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये दिख गया मेजर कैंसिलेशन, ये वाला आपको दिख गया। अब हम यहां पर जो है अगर करना स्टार्ट कर सकते हैं कैंसिलेशन, तो क्या कर सकते हैं 9 और 2 मिला दे, 9 और 2 मिला दे तो यहां पर 18 के साथ में कैंसिलेशन हो जाएगा। एंड देन हम क्या क्या मिला सकते हैं यहाँ पे ओके अलग अलग कलर ट्राई करता हूं यूज करने की जितनी कर सकता हूं। यहां पे हमारे पास में और अच्छा क्वांटिटी जो है वो 12 वाला दिख रहा है। 4 एंड 3 आपका 12 के साथ में कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। ओके फिर अगर मैं यहां पे नोटिस करता हूं तो मेरे पास में जो 8 है उसके साथ में ये कैंसिल होके 2 बनाएगा, ठीक है ना। फिर आपका यहां पे जो 7 है ये इसको कैंसिल करके 2 बनाएगा, राइट। 5 जो है ये इसको कैंसिल करके 3 बनाएगा, तो ये दोनों जो है 6 के साथ में कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 इन दोनों को कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। सो आई गेस दैट्स इट। आपके इसमें यहाँ पे अब ज्यादा चीजें बची नहीं है। ये जो आपका ओवरऑल रिक्वायरमेंट है दैट इज बेसिकली 19 इंटू 17 इंटू 2। ये इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं कितना बन रहा है एंड फिर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑलराइट ओके लेट मी जस्ट चेक। ये हो रहा है हमारे पास में 19 इंटू 2 इंटू 17 है ना 646। बहुत ही बढ़िया 646 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर है, जो एकदम करेक्ट आंसर भी है। ऑलराइट 646 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई भी यहां पर बड़ी बात नहीं थी, है ना। यहां पर आपको लेकिन बस एनालाइज करना था कि कैसे आपके टर्म्स यहां पर जो है स्टैंडर्ड जो हमने यहां पे कॉन्सेप्ट्स पढ़े उसके साथ में मैचअप कर जाएंगे, राइट। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको यहां पे प्रोडक्ट का आइडिया अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन में क्लियर हो चुका होगा। एंड नाउ लेट अस कम टू द डिस्कशन ऑफ मिसलेनियस सीक्वेंसेस। मिसलेनियस सीक्वेंसेस में आपके उसमें एक्चुअली ऐसे कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जिसके अंदर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स नजर तो आ रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनको एक्चुअली सॉल्व करना स्टार्ट करते हो आपके उसमें जो सीरीज अल्टीमेटली बनती है उसके अंदर कोई ऐसा बाइनोमियल कोएफिशिएंट बचता नहीं है। एंड वन ऑफ द पैटर्न्स इज बेसिकली दिस, वन ऑफ द पैटर्न्स इज दिस कि जहां पे आपको एनसीआर और एनसीआर माइनस उनका रेशो पूछा जाता है। इसको भी आप ओपन करके देख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा यहां पर आपका कैलकुलेशन रहेगा एंड मेजर चीजें आपकी कैंसिल हो जाती हैं और आपको क्या मिलता है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर मिलता है ना। तो एक छोटा सा काम आपके लिए यहां पर होमवर्क, आप ऊपर वाला ओपन करो, नीचे वाला ओपन करो, कैंसिलेशन करो, काट पीट के यहां पर देखो कि ये आता है कि नहीं आता, ठीक है ना। और इसको याद करो कि एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 इज n माइनस 1 n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी बनती है, राइट। ओके सो ऐसा सीक्वेंस अगर आपको आ रहा है तो आप यहां पे नोटिस क्या करोगे कि यार आपके उसमें बच ही नहीं रहा है एनसीआर, जैसे कि इस क्वेश्चन में हो रहा है। आप यहां नोटिस करते हो कि यार आपके जो सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दिया जा रहा है ना, उसके अंदर अब मेरे पास में एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 तो है, लेकिन साथ में मल्टीप्लीकेशन में आर भी है। ये चीज नोटिस करो, आर की वैल्यू अगर आप 1 डालते हो तो आपको यहां पर क्या 1 इंटू C1 अपॉन C0 दिख रहा है। आर की वैल्यू 2 डालो तो क्या 2 इंटू NC2 अपॉन NC1 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 3 डाल के NC3 अपॉन NC2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है। ये चीज मुझे कैलकुलेट करनी है, लेकिन अभी अभी हम देख के आए कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 किसके बराबर होता है, ये n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर के बराबर होता है, राइट। सो यहां से r और r तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा ना। एंड जो आपके इसमें यहां पर बचा है, अब ये तो वो वाला सिग्मा है जो हम सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते हैं। यहां पे n+1 आपका कांस्टेंट है, r आपका वेरिएबल है, ठीक है ना। सो आप क्या कर सकते हैं यहां पे उन आइडियाज के इस्तेमाल करके फाइनल आंसर बता सकते हैं। आज का जो यहां पर आइडिया है वो तो कहीं भी अब बचा ही नहीं यूज करने के लिए, राइट। सो सिग्मा के 2 पार्ट्स कर सकते हैं, n+1 को अलग कर सकते हैं और r को अलग कर सकते हैं,
ठीक है ना। सो आपके इसमें यहाँ पे आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक अगर जा रही है, आर की वैल्यू 1 से लेकर अगर एन तक जा रही है तो क्या होगा, यहाँ पे तो आपका ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सो n+1 अगर बाहर आ जाएगा तो सिग्मा 1 बनेगा। सिग्मा 1 का वैल्यू कितना आता है, n के बराबर आता है, राइट। और सिग्मा r का वैल्यू तो हम जानते ही है कि n इंटू n+1/2 के बराबर आने वाला है, ठीक है ना। सो दोनों को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आपको अल्टीमेटली n इंटू n+1/2 ही बचता हुआ नजर आएगा, जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है ना। सो n इंटू n+1/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, सिंपल है। ऑलराइट, सो ये फेक क्वेश्चन है एक तरीके से, फेक कि आपको यहां पर ऐसा लग रहा है कि यार मुझे तो नहीं आता है ना, लेकिन इतना ही पता होना चाहिए कि यार ये ओपन करते आता है कि एनसीआर का फॉर्मूला। अगर आप एनसीआर का फॉर्मूला ओपन कर सकते हो तो ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो भी, है ना, वैसे याद होना चाहिए क्योंकि अब आपने पढ़ लिया है, लेकिन आपने अगर पढ़ा हुआ नहीं है और तब आपको यहां पर इस क्वेश्चन को अगर एड्रेस करना पड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज तो हमें यहां पर अच्छी तरीके से वैसे पता होता है, राइट। एंड देन देयर कुड बी अ मिसलेनियस क्वेश्चन व्हिच कैन लुक लाइक दिस एज वेल, ऑलराइट, जहां पर आपको अंदर क्या दिखाई दे रहे हैं, अंदर आपको मल्टीपल एनसीआर के टर्म्स दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट इन लाइन विद द आइडिया जो हम अभी डिस्कस करके आए हैं प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना। यहां पर अगर आप इसको ओपन करते हो तो आपके पास में यहां पे ऊपर चेंज होती जाएंगी चीजें, अपर इंडेक्स आपका चेंज हो रहा है, लोअर इंडाइसिस का सम अभी भी आपको कांस्टेंट 25 दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका जो अवेलेबिलिटी ऑफ यहां पे बॉल से वही चेंज हो जा रहा है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, समझ रहे हो। आर की वैल्यू 0 डालोगे तो कुछ और है, आर की वैल्यू 1 डालोगे तो अपर इंडेक्स आपका चेंज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन उस लॉजिक से सॉल्व नहीं होगा कि अपर इंडेक्स को ऐड कर दिया, लोअर इंडेक्स को ऐड कर दिया और आंसर बता दिया, नहीं, ये वैसा सवाल आपका नहीं आने वाला, ठीक है ना। ये अगर आप देखते हो तो ये मिसलेनियस पैटर्न है जिसके अंदर आपको क्या करना है, ये रियलाइज करना है कि यार चलो ओपन करके ना थोड़ा जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर लेते हैं। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस आर फैक्टोरियल एंड देन आर फैक्टोरियल, एंड उसके साथ में यहां पे आप लिख सकते हो 50 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन कितना आ जाएगा आपका, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा कितना, 25 फैक्टोरियल, एंड यहां पे आ जाएगा 25 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें आपको यहां पर अंदर दिखाई दे रही हैं, राइट। एंड देखते से हम यहां पे खुश हो जाते हैं कि यार चलो एटलीस्ट कुछ तो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। तो 50 माइनस आर फैक्टोरियल, 50 माइनस आर फैक्टोरियल सबसे पहले हम यहां पे कैंसिल करने के बारे में सोचेंगे, ऑलराइट। नाउ व्हाट फर्दर यू कैन थिंक इज कि अगर मैं यहां पे देखता हूं तो मेरे पास में ये 50 फैक्टोरियल और 25 फैक्टोरियल जो है ये क्या है, ये बेसिकली कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। इनको अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं तो हमारे पास में जो यहां पे एक्सप्रेशंस बचेंगे, है ना, वो वैसे कोई बहुत अच्छे एक्सप्रेशन नहीं बच रहे हैं, क्योंकि बड़ा वियर्ड सा है आपके इसमें यहां पे एक्सप्रेशन 1 अपॉन आर फैक्टोरियल है एंड देन आपका 25 माइनस आर फैक्टोरियल है, ठीक है। सो या तो आप हिंट यहां पे राइट हैंड साइड में जो बन रहा है उससे ले सकते हो। इन्होंने बोला है कि ये जो सिग्मा कैलकुलेट होकर आएगा वो समथिंग टाइम्स ऑफ 50c25 बनेगा। तो 50c25 होता क्या है, 50 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल एंड वन मोर 25 फैक्टोरियल। सो 25 फैक्टोरियल अगर यहां पे मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं तो मेरा यहां पर जो काम है काफी इजीली आगे बढ़ेगा, है ना, जैसा हम चाहते हैं वैसा यहां पर क्योंकि दिखाई देना स्टार्ट होगा। सो 25 फैक्टोरियल क्योंकि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो आई कैन बेसिकली इंट्रोड्यूस इट इनसाइड एंड आउटसाइड द ब्रैकेट, ऊपर नीचे कोई यहां पे फर्क नहीं पड़ता, है ना, मैथमेटिकली चल जाएगा। और जैसे आप यहां पे आप देखते हैं तो ये भी अंदर वाला एक्सप्रेशन आपका काफी अच्छा बन जाता है, ये आपका 25CR बन जाएगा, ठीक है ना। सो आपका जो बाहर यहां पे एंटिटी बन रहा है वो क्या है, बाहर आपका जो एंटिटी बन रहा है दैट इज बेसिकली 50C25, जैसे कि उसने खुद ने बोला था कि ये देखो बनेगा ही बनेगा। उसके साथ में जो कांस्टेंट बनेगा वो ये है, तो यही वैल्यू के की हमें फाइंड करके बतानी है, जो बेसिकली सिग्मा के अंदर आर की वैल्यू 0 से लेके 25 तक लेके जा रहा है, और ये 25CR ही है। क्योंकि ये 25CR है मतलब आपके यहां पर जो सिग्मा है ये तो सबसे सिंपल वाला सिग्मा हो गया, ये आपका 2⁻25 बनने वाला है, ठीक है ना। सो ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 2⁻25 एंड इस वजह से आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। 0 से लेके 25 तक सारे ही टर्म्स आपके क्योंकि इंक्लूड हो रहे हैं, राइट। सो दीज आर सम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो हमने यहां पे काफी डिटेल में और अच्छे तरीके से आपको समझा दिए हैं। नाउ सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑन योर ओन, ठीक है ना। आप जितने क्वेश्चंस खुद से करोगे उतना ही आपका यहां पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बार बार यहां पे सीखने की कोशिश मत करो, है ना, जितना सीखने के लिए यहां पर अवेलेबल है कंटेंट उतना आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है ना। नाउ विथ मोर एंड मोर प्रैक्टिस यू कैन बेसिकली गेन मोर कंट्रोल ओवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे किसी और लेक्चर के साथ भी यहाँ पर जो है जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हो, लेकिन उसको फिर सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर करो कि आपने उस लेक्चर के क्वेश्चंस को उठा लिया उनको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन केवल लेक्चर देखने में अगर आप यहाँ पे समय स्पेंड कर रहे हैं देन वो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है ना यहाँ पे लाने वाला नहीं है, ठीक है ना। इट इज ऑलमोस्ट 2 hours दैट वी हैव स्पेंड ऑन दिस वन सिंगल टॉपिक। सो इतना ही है सीखने के लिए, आपने यहाँ पे सब कुछ सीख लिया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर प्रैक्टिस एंड कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।